गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, लाइव क्लास के सेशन में सभी का स्वागत है बाबू। आज हम लोग का डेट क्या है? तो 22 जनवरी का दिन है और आज का क्लास का टॉपिक, आज का क्लास का सेशन बेसिकली हम लोग किसके ऊपर रखे? तो रेस्क्यू रूल के ऊपर करेंगे। ठीक है, रेस्क्यू रूल के ऊपर पढ़ेंगे। रेस्क्यू रूल, तो रेस्क्यू रूल में हम लोग जानेंगे एक एक बात को समझेंगे कि रेस्क्यू रूल क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, इसी पर पूरा को पूरा चर्चा होगा। कोई रैपिड रिवीजन नहीं, कोई पुराना सेशन नहीं, कहीं कुछ नहीं। 2 4 5 10 क्वेश्चन भले पूछ सकते हैं हम लोग बेसिक टॉपिक से, पर हमको लगता है कि आज का सेशन पूरा पूरी इसी को डेडिकेट करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसको हम आज खत्म कर देंगे। जैसा आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो देखते होंगे एग्जाम के सब क्लास वगैरह में देखते होंगे कि सर एक किताब एक दिन में खत्म हो सकता है क्या? हमारे यहाँ पे पॉसिबल है कि हम लोग एक दिन में एक किताब नहीं, चाहे तो 3 से 4 किताब खत्म कर सकते हैं। माइंस रूल, रेस्क्यू रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ये 3 किताब एक क्लास में खत्म हो सकता है, बाकायदा सारा क्वेश्चंस पढ़ाकर। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और रेस्क्यू रूल तो तुम डिटेल्स में खत्म कर सकते हैं केवल एक क्लास में। तो आज उसी रेस्क्यू रूल को केवल एक क्लास में हम लोग एकदम जड़ से खत्म कर देंगे, और आपको भी करके मजा आएगा, आपको भी चीजें देखकर मजा मजा आएगी। तो हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेस्क्यू रूल साल क्या था? 1985, 1985 के साल में रेस्क्यू रूल लाया गया। अब ये चीज है क्या, थोड़ा इस बात को बेसिक से समझते हैं और चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो, माइंस में हम लोग एक्चुअली क्या होता है, क्या थोड़ा सा बेसिक चीज को समझेंगे, मजा आएगा तब। जैसे माइंस है, मान लो कोई भी एक माइंस है, एक्स वाई जेड एक माइंस, दिस इज माय माइंस। ओके, ठीक है, माइंस है। रेस्क्यू क्यों जरूरत पड़ता है? रेस्क्यू का रिक्वायरमेंट क्या है, पहले ही समझते हैं। रेस्क्यू का रिक्वायरमेंट क्या है? तो रेस्क्यू का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि इन केस ऑफ एनी डेंजर, इन केस ऑफ एनी डेंजर ऑकरेंस, ठीक है, इन केस ऑफ एनी डेंजर ऑकरेंस। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? सपोज मान लो एक्सीडेंट हो गया, डिजास्टर हो गया, तो ये सारी घटनाएं अगर कुछ घट गई, माइंड ठीक है, घटना घट गया, तो वो क्या उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसके रेस्क्यू और रिकवरी वर्क चलाते हैं। जैसे आप देखते हो डिजास्टर मतलब मान लो कहीं फ्लड आ गया, तो एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन है। कहीं पर देखते हो क्या कि कहीं पर आग लग गया, पूरा बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया। अभी कुछ दिन पहले सुने थे कि एक प्लेन क्रैश हो गया था अहमदाबाद में। तो वो उसमें क्या है, रेस्क्यू रिकवरी वर्क करना पड़ेगा। लोगों का जो जान बचा है, जिनका जान कम नुकसान हुआ है, उसको जान बचाना पड़ेगा। जिनका जान चला गया है, उनका बॉडी को रिकवर करना पड़ेगा। तो ये ऑपरेशन कहलाता है रेस्क्यू। रेस्क्यू कहलाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्क्यू वर्क कहते हैं। ठीक, तो अब सवाल ये आता है कि जब रेस्क्यू, तो भारत में तो पहले से भारत देश चल रहा है, तो फिर 1985 के साल में एक अलग सा रेस्क्यू रूल माइंस के लिए बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लो डिजास्टर कहीं हुआ, तो डिजास्टर पूरा टीम, एनडीआरएफ की टीम होती है, आपको पता है, एसडीआरएफ की टीम होती है, स्टेट लेवल का टीम होता है, नेशनल लेवल का टीम होता है, ठीक है ना, जो क्या करते हैं? रेस्क्यू रिकवरी वर्क करती है। ठीक है, तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ जब काम कर ही रहा था ऑलरेडी, तो फिर माइंस के केस के लिए अलग से रूल और अलग से टीम बनाने का क्या जरूरत पड़ा? पहले ये समझते हैं। तो इसके पीछे बेसिक रीजन ये होता है कि जो माइंस होती है बेसिकली क्या होता है? अंडरग्राउंड माइंस होता है। कुछ खदानें ओपन कास्ट भी होती है, पर ज्यादातर पहले खदानें क्या थी? भूमिगत खदानें थी। तो अब जो टीम, चाहे वो एनडीआरएफ की हो, ठीक है, या एसडीआरएफ की हो, कोई भी टीम अगर हो, तो उसको खदान के बारे में आइडिया ही नहीं है कि खदान में काम कैसे होता है, गैलरी कैसा होता है। वो जब टीम नीचे जा रही है रेस्क्यू करने के लिए, मान लो एक खदान में डिजास्टर हुआ, बहुत सारे पिलर और गैलरी चला हुआ है, जैसे मेरे पास एक प्लान। तो अगर इस प्लान को, बेसिक बात को समझ रहे हैं ना, देखो इस प्लान को अगर आप ध्यान से देखो, तो सपोज मान लो कि इस प्लान के तहत मेरा माइंड से मान लो कहीं पर भी एक्सीडेंट हो गया, कोई भी एक पार्ट पे एक्सीडेंट हो गया, मान लेते हैं एक्स वाई जेड, कहीं पर कुछ घटना घट गया। अब इस जोन में ये टीम जब जाएगी, तो उसको पता ही नहीं कि रास्ता किधर है, किधर जानो जाएगी, चारों तरफ रास्ता ही रास्ता, तो कंफ्यूज जाएगा। तो इसलिए खदान के लिए स्पेशल रूल बनाया गया। ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम का काम नहीं है, ये माइंस के लोग जो काम करते हैं, जो लोग वहां कार्यरत है, उन्हीं के द्वारा इन चीजों का अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। तो इसीलिए एक अलग से रूल बनाया, इसका नाम क्या है? रेस्क्यू रूल। क्या नाम बनाएगा? रेस्क्यू रूल बनाएगा। अब जो रूल होता है, कोई भी रूल, आपको पता है रेस्क्यू रूल माइन, अच्छा, माइंस एक्ट के किस सेक्शन के तहत रेस्क्यू रूल का गठन हुआ है? माइंस एक्ट 1952 का कौन सा सेक्शन के तहत रेस्क्यू रूल का गठन हुआ है? जल्दी से मैसेज कर दो। तो कौन सा सेक्शन? 58, सेक्शन 58। ठीक है, तो सेक्शन 58 के तहत माइंस एक्ट का सेक्शन 58 हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? रेस्क्यू रूल या रूल बना सकता है। ठीक है, ठीक है, रूल बना सकता है, कोई भी रूल, चाहे रेस्क्यू रूल हो, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल हो, ठीक है, आपका
माइंस रूल हो, तो उसी के तहत हम लोग को क्या बनाए, उसी के तहत हम लोग को बनाए रेस्क्यू रूल बनाए। तो अब सवाल यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखी कि माइंस में डिजास्टर्स घटनाएं घट रही है, लोगों को चोट लग रहा है डे बाय डे, ठीक है। तो उससे बचने का उपाय क्या है, माइंस में क्या देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के डिजास्टर हो जा रहा है, लोगों को चोट लग जा रहा है, ठीक है, लोगों को क्षति हो रहा है जान का। तो जान को अगर हमको रिकवर करना है, लोगों को जान बचाना है, तो हमको एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट बनाना पड़ेगा जिसके जरिए क्या हो, जिसके जरिए क्या हो, लोगों को जान कम, लोगों तक जल्दी पहुंचा जा सके, और जो जीवित लोग हैं उनको तुरंत बचाया जा सके। तो इसीलिए क्या की गवर्नमेंट बनाई रेस्क्यू रूल। अब ये रूल है क्या, देखो दो तरह के बातें, इसको हम लोग पार्ट पार्ट करके समझेंगे, आपको ज्यादा मजा आएगा। तो आपको पता है कि प्रोसेस क्या होता है, कोई भी रूल एक्ट बनता है तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और बनाने के बाद करती है, लागू करती है। तो दो डेट होता है, एक होता है आपका ऑफिशियल गेजेट में लाती है। जैसे आपको पता है अभी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो है, उसको क्या किया, ऑफिशियल गेजेट में लाइए, उसको अभी पब्लिश नहीं किए, बोलिए 1 अप्रैल से लागू करेंगे, पब्लिश कर दिए, लागू नहीं किए। तो इसी तरह यह भी जो आया था, ठीक है, तो ऑफिशियल गेजेट में, कहां पे, ऑफिशियल गेजेट में इस रूल को, रेस्क्यू रूल को लाया कब गया था, इसको आंसर पता, आंसर करते चलोगे, 3 जुलाई, ठीक है, कब लाया गया था, 1984 को, ये 3 जुलाई 1984 को लाया गया था। और यह जो रूल है ये 2 अप्रैल 1985 को क्या किया गया था, ये लागू किया गया था, मतलब फोर्स कर दिया गया था, फोर्स कर दिया गया था, फोर्स मतलब लागू कर देना। यानी ये रूल लाया गया था ऑफिशियल गेजेट में कब, 3 जुलाई 1884 को, और लागू कब किया गया, उसके 1 साल लगभग बाद, लगभग 9 महीने बाद, ठीक है, 2 अप्रैल 1985 को ये रूल को क्या किया गया था, पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ये कि इस तरह से खदान में बचाव कार्य करना है, इस तरह से चीजें होगी। अच्छा, ये जो रूल है, ठीक है, ये किसके तहत बनाया गया था, ये बना था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड रिहेबिटेशन। किसके अंतर्गत बना था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, लेबर एंड रिहेबिटेशन के तहत, ठीक है, LNR जो होता है डिपार्टमेंट, उसके तहत बनाया गया था इस रूल को, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये सारी बातें आप दिमाग में सेट करके रखोगे कि ये सारी बातों को, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, आप बेसिक चीजों को याद रखोगे ताकि फ्यूचर में आपका काम आए। नाउ अब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, अब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं, अब रेस्क्यू रूल पे बात करते हैं। चलो बन गया, रूल आ गया, तो रूल में क्या क्या बात है, ठीक है, रूल क्या कहता है, दो चीजों को समझते हैं, और स्ट्रक्चर को समझ लोगे ना तो पूरा रूल याद हो जाएगा आपको, पूरा रूल समझने में आसान होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं हम लोग, देख बनाएंगे, जैसे समझते हैं, जैसे ये एक माइंस है मेरा, मान लो -1, ये एक माइंस है -2, ये एक माइंस है -3, छोटा बड़ा माइंस हो, इस तरह छोटा बड़ा ये -4, ठीक है, इस तरह से 4 माइंस है या 5 माइंस, 10 माइंस, बहुत सारा खदान होगा। आपको पता है पूरे झारखंड का मैप में अगर ड्रॉ करोगे या रानीगंज कोलफील्ड में, तो बहुत सारा माइंस दिखेगा, तो बहुत सारे खदान है, ठीक। तो अब क्या किया गया, दिमाग में आया बात कि भाई हमको क्या करना होगा, एक एस्टेब्लिशमेंट बनाना पड़ेगा, जहां से कोई भी डिजास्टर अगर होता है या कोई भी घटना घटता है, तो वहां से क्या हो कि आदमी तुरंत वहां पहुंच सके और रेस्क्यू रिकवरी वर्क स्टार्ट, ठीक है। तो चलो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक तो एस्टेब्लिशमेंट बना दिया, एक्स वाई, एक तो एस्टेब्लिशमेंट बनाए जो क्या करेगा, रेस्क्यू का काम करेगा, ध्यान समझना, ठीक है, रेस्क्यू काम करे, ठीक। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, यानी इस रेस्क्यू, ये वाला क्या है, मेन रेस्क्यू, ठीक। तो ये खदान क्या है, इसके मान लेते ये वाला 15 किलोमीटर में, ये वाला मान लेते यहाँ से 20 किलोमीटर में, ये वाला मान लेते यहाँ से 25 किलोमीटर में, ये वाला मान लेते यहाँ से 30 किलोमीटर में, ये वाला मान लेते हैं 22 किलोमीटर में, इतना डिस्टेंस। लेकिन कुछ खदान तो ऐसा भी होगा जो बहुत दूर है, मान लो यहाँ पर M6 माइंस है, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो रहा, पड़ रहा 50 किलोमीटर, इमेजिन करो। मतलब जब तक ये आदमी पहुंचेगा तब तक यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जो नहीं होना तो वो भी हो सकता है, कुछ लोगों को जो जान बचा जाना संभव था वो भी जान जा सकता है। तो इस कंडीशन में क्या किया गया, तो बोला एस्टेब्लिशमेंट जो बनेगा ना, 2 स्टाफ का बनेगा। अगर कोई माइंस ऑलरेडी 35 किलोमीटर के इसके रेडियस में है, ठीक है, तब तो ठीक है, अगर दूर हो रहा है तो यहां पर भी एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट माइंस में स्टेब्लिश करना पड़ेगा, ध्यान समझ में, दो। तो ये वाला जो बड़ा वाला एस्टेब्लिशमेंट होता है, इसको बोलते हैं स्टेशन, क्या बोलते हैं, इसके साथ क्या वर्ड जुड़ गया, स्टेशन, क्या वर्ड जुड़ गया, स्टेशन। और ये वाला जो छोटा वाला पार्ट आपने देखा, ठीक है, इसमें जो छोटा वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्क्यू रूम, क्या बोलते हैं, रेस्क्यू रूम। ये क्या कहलाएगा, रेस्क्यू रूम कहलाएगा, ये जो देख रहा क्या कहला, रूम, और ये क्या कहलाए, दिस इज कॉल्ड स्टेशन, रेस्क्यू स्टेशन। तो जो बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होता है, जो बड़ा होता है, जो हर तरह का माइंस को असिस्ट कर सकता है, मेन जो होता है उसको कहता है रेस्क्यू स्टेशन, और जो छोटा वाला उसका रेस्क्यू रूम। जैसे आप, अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया कि मान लो आपके, आप जहां रहते हो बहुत सारा गांव है, ठीक है, मान लेते हैं छोटे छोटे बहुत सारे गांव, और सब गांव में किसी ना किसी कारण से दो कम्युनिटी में फाइट होते रहता है,
तो क्या करेगा, सब गांव में एक तो पुलिस स्टेशन बना दो छोटा छोटा, और मेन एक तो स्टेशन कहीं बाहर बना के रखना पड़ेगा कि जब कभी हो फोर्स का जरूरत पड़े तो तुरंत फोन करके उस गांव में भेजा जा सके और कम्युनल झगड़ा को शांत कराया जा सके। तो उसी तरह ये दिमाग लगाया गया क्या कि हम एक तो मेन स्टेशन बनाएंगे, मेन स्टेशन होगा जो क्या करे, ओवरऑल माइंस को रेस्क्यू रिकवरी वर्क करेगा, लेकिन कुछ माइंस क्या होंगे, बहुत दूर होगा। दूर कितना, 35 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस होगा। एक साफ साफ नियम है कि 35 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो वहां पर क्या होगा कि आदमी को पहुंचने में समय लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि माइंस में ही एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट बना देना, इसका नाम क्या होगा, रेस्क्यू रूम। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेस्क्यू स्टेशन एंड रेस्क्यू रूम। वन इज द रेस्क्यू स्टेशन और अनदर इज द रेस्क्यू रूम। तो आपको एक बात समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि जब कभी रेस्क्यू रूल के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे दो तरह का बातें हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए। क्या क्या पढ़ने को मिलेगा बाबू, एक मिलेगा आपको दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेस्क्यू, ठीक है, क्या मिलेगा, स्टेशन के बारे में पढ़ना मिलेगा, स्टेशन। और अनदर क्या पढ़ने को मिलेगा, हमेशा एक पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, एक पढ़ने में रेस्क्यू रूम। तो रूम और स्टेशन दो चीज के बारे में पढ़ने के बारे में मिलेगा, और दो चीजों के बारे में स्पेशली समझना और जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ गए तो बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता इसमें, ठीक। तो अब ये दोनों बेसिक चीजें क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें इनमें महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें होती है दोनों में, खास बात क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। अगर ये दोनों चीज को पहले कंपेयर कर ले हम लोग, तो बाकी चीजें आपके लिए आसान होगा, क्योंकि पूरा रेस्क्यू देखोगे ना तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही है, रेस्क्यू स्टेशन के ऊपर ही है। सारा खेल है रेस्क्यू स्टेशन का, सारा खेल है रेस्क्यू रूम का है। आप समझना, सारा का सारा गेम जो है, पूरा का पूरा गेम किस पे डिपेंड करता है, रेस्क्यू स्टेशन रेस्क्यू रूम पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों को अगर समझ लेते हैं हम लोग, क्या होता है नहीं होता है, कैसे होता है नहीं होता है, तो हम लोग पूरा का पूरा बात कहानी को हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो अब यहां समझते हैं हम लोग, ठीक है, देखो यहां समझते हैं, ध्यान समझना, ठीक है। देखो, अब होता है कौन, मालिक, दैट इज सुपीरियर, सुपरिंटेंडेंट, मतलब क्या कहलाता है उसको हम लोग, ठीक है, सुपर, क्या बोलते हैं हम लोग, इंचार्ज, दैट इज कॉल्ड इंचार्ज। इंचार्ज, मालिक मतलब इंचार्ज, इंचार्ज। तो इंचार्ज कौन होगा, अगर मेरा मान लो कि रेस्क्यू रूम है, सपोज रेस्क्यू स्टेशन है या रेस्क्यू रूम है, तो इंचार्ज कौन होगा, तो यहां पर जो इंचार्ज होते हैं उनको हेड को बोलते हैं सुपरिंटेंडेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरिंटेंडेंट कहते हैं, ठीक है। और रेस्क्यू रूम में जो हेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रेस्क्यू रूम इंचार्ज। ध्यान समझना, जो रेस्क्यू, ठीक है, जो रेस्क्यू स्टेशन का जो मेन मालिक होता है, हेड होता है, जिसके अंडर में सारा काम होगा। जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल में हेड होगा हेडमास्टर। जब आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में भी एक तो हेड होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। तो इसको जिस तरह से जो भी आप हेड देखते हो, जो जिनके अंडर पे सारा वर्क होगा, किसी को तो देना पड़ेगा फुल पावर कि आप उस पर लीगल एक्शन ले सको, कि सर आप ये गलत कर रहा था, आप उस पर कार्रवाई कर सको, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है, ठीक है। तो ये ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो ये समझ में आ गया कि इंचार्ज कौन हो गए, इस पे ये इंचार्ज होते हैं, इसमें ये होता है। दूसरा बात क्या होता है, इसमें खास बात ये होता है कि रेस्क्यू स्टेशन में सुपरिंटेंडेंट एक रहता है और साथ में इंस्ट्रक्टर होते हैं, प्लस क्या होता है, प्लस इसमें क्या होता है, अदर में क्या होता है, अदर पर्सन भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। दो इंस्ट्रक्टर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, इंस्ट्रक्टर कितना होता है, दो इंस्ट्रक्टर। यानी इनका इस देखो, अगर मान लो बाबू के मैं, एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक चीज को पहले एक बार और क्लियर कर देते हैं। मेन होता है फंक्शन, कि रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम का फंक्शन क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। बड़ा कौन है, तो बड़ा है रेस्क्यू स्टेशन। तो इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, पहले फंक्शन क्या, पहले समझो। तो इसका काम है इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ध्यान समझना। रेस्क्यू स्टेशन का काम क्या, इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड। जैसे कोई भी आदमी गया, तो इनिशियली जैसे जब जाता है कोई आदमी, तो उसको ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए, उसको हर तरह का ज्ञान देना पड़ेगा। और एक बार जब ट्रेनिंग ले लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, बीच बीच में बुला बुला कर दिखाते रहना पड़ेगा। तो ये काम जरूरी है। तो जो इनिशियल ट्रेनिंग होता है, इनिशियल ट्रेनिंग, इस टॉपिक पे हम लोग थोड़ा देर में आते हैं। पहले ये तो इसका मेन फंक्शन होता है कि इनिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। क्या करना, इनिशियल ट्रेनिंग देना, कि इनिशियल हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी आदमी आएगा सबसे पहले रेस्क्यू स्टेशन में जाकर उसको मेन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। पूरा को पूरा ट्रेनिंग जानकारी उसको होना चाहिए कि कैसे काम होता नहीं होता, फुल ट्रेनिंग लेकर आएगा, उसके बाद ही जाकर वो व्यक्ति क्या होगा। ये दूसरी बात, अगर ये क्या करता है, इनिशियल ट्रेनिंग दिया और जरूरत पड़ा किसी व्यक्ति को कि सर दोबारा उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना है, जैसे मान लो कि कोई आदमी को आप ट्रेनिंग दे दिए, तो ट्रेनिंग देने के बाद वो तो आदमी भूल जाएगा।
तो उसको दोबारा बुला के फिर ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा, भाई काम ऐसे होता है, ऐसे करना होता है, ये प्रैक्टिस होता है। तो दोबारा रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने का काम भी रेस्क्यू स्टेशन द्वारा होता है। ठीक है, एक बार एक तो क्लियर करता है ना ज्यादा। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग और इनिशियल ट्रेनिंग दोनों का दोनों ट्रेनिंग करने का काम कौन करता है? रेस्क्यू स्टेशन द्वारा होता है। ठीक, साथ ही साथ अगर माइंस में कोई लार्ज डिजास्टर हो गया, लॉन्ग टाइम रेस्क्यू रिकवरी वर्क चलना है, लॉन्ग टाइम, लंबा समय के लिए रेस्क्यू रिकवरी वर्क होगा, तो उस कंडीशन में लॉन्ग टाइम रेस्क्यू रिकवरी वर्क, लॉन्ग टाइम, अगर ज्यादा समय के लिए अगर रेस्क्यू रिकवरी वर्क चल रहा है, तो आपको जरूरत पड़ेगा रेस्क्यू स्टेशन के टीम के। बिना रेस्क्यू स्टेशन का टीम का पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जगह थोड़ा छोड़ के रखे हो, इसीलिए याद रखना कि रेस्क्यू स्टेशन में 2 इंस्ट्रक्टर होते हैं प्लस 18 रेस्क्यू ब्रिगेड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ब्रिगेड। 18 रेस्क्यू के लिए अलग से लोगों को रखा जाता है, एक जट्ठा आदमी, 3 सेट आदमी रेस्क्यू 10% का, 18 व्यक्ति होता है। ठीक है, 6-6 करके लोग, 5 से 6 लोग रेस्क्यू ट्रेनिंग, रेस्क्यू रिकवरी वर्क के लिए, तो 18 लोगों का एक टीम होता है वहां पे, कि कभी भी कुछ वर्किंग हो तो 18 आदमी चला गया, तो 18 आदमी, मान लो रेस्क्यू रिकवरी वर्क में कितने जाते हैं? 5 से 6 लोग। तो एक आदमी गया, दूसरा देखो एक टीम 5 से 6 आदमी का है ना, तो कैसा होता सुनो। तो जैसे मान लो ये माइंस में जाना, तो एक आदमी ना रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए गया, और दूसरा आदमी ना रेस्क्यू रिकवरी वर्क का इंस्ट्रूमेंट पहन के खड़ा रहेगा यहाँ पे, और एक सेट आदमी रेस्ट करेगा। फिर दूसरा सेट आदमी जैसे लौटेगा, ये तुरंत पहला वाला पहला सेट आदमी जो गया वापस लौटेगा, तो दूसरा सेट का आदमी तुरंत चला जाएगा, 6 आदमी। और जो रेस्ट कर रहा था वो आ जाएगा कहाँ? वो आ जाएगा तुम्हारा किसमें? रेस्क्यू रिकवरी वर्क से आ जाएगा तुरंत, वो ड्रेस कोड पहन के वो तैयार हो जाएगा कि भाई अब वो आएगा तो हम जाएंगे। फिर पहला वाला जो सेट आदमी था आराम करेगा, मतलब 3 आदमी है ना भाई, 3 आदमी होते, एक जाएगा, एक आराम करेगा, और एक apparatus पहन कर रेडी रहेगा जाने के लिए। इस तरह से रेस्क्यू रिकवरी वर्क होता है, छोड़ना नहीं होता है। इसीलिए 3 सेट के लिए कितना आदमी चाहिए? 18 आदमी। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया इनिशियल ट्रेनिंग देना, दूसरा हो गया आपका ये करना। ठीक है, अच्छा, तो अब सवाल आता है कि सर ये तो मेन काम तो ही कर रहा है, मेन काम देखो कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ठीक है, ये और क्या करता है, ये साथ में क्या करता है? कैरी द फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम। जहां पर अगर कोई रेस्क्यू रूम नहीं है, और रेस्क्यू रूम का भी काम कौन करता है? रेस्क्यू स्टेशन। तब आपके दिमाग में आएगा सर जब इतना सब कर ही रहा है, तो फिर रेस्क्यू रूम में फिर क्या काम होगा? तो रेस्क्यू रूम में काम वही होता है कि जैसे इन केस ऑफ जैसे इमरजेंसी हो गया, तो रेस्क्यू स्टेशन से आदमी आने को समय लगेगा ना, तो एक सेट जो रेस्क्यू टीम जो है एक बार अपना काम को स्टार्ट कर सके, तो ये किसके अंडर में होगा? तो रेस्क्यू रूम के इंचार्ज के अंडर में होगा, वही सारा डिसीजन लेंगे। और इस काम के लिए यहां पर भी क्या होता है? टीम के लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं इसमें? इसमें रेस्क्यू रूम में कुल कितने लोग होते हैं? रेस्क्यू 10% कितना होता है? कितना रेस्क्यू 10% होता है? जो रेस्क्यू रूम होता है उसमें कितना रेस्क्यू 10% होता है? बताओ जल्दी से आंसर करो, कितना होता है? 5। यस, तो 5 रेस्क्यू 10% को रखता है, आरटीपी को 5 रेस्क्यू 10% को यहाँ रखा जाता है। और ये तुरंत मैनेजर साहब इंफॉर्मेशन दे दी रेस्क्यू 10% को, वो 5 लोग जाकर क्या करे? काम स्टार्ट कर देंगे। फिर जैसे 18 लोगों का टीम आएगा, तो उनको असिस्ट मिल जाएगा कि भाई हाँ चलो, और सब लोग मिलकर पूरा रेस्क्यू रिकवरी वर्क तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा फंक्शन में अगर बात करें, यहाँ पे फंक्शन हम लोग देख रहे थे मैं, कि फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है? तो फंक्शन में इसमें क्या होता है, स्पेशली किसमें? रेस्क्यू रूम में। ये क्या करता है? ये स्टोरेज, ये क्या करता है? जो इक्विपमेंट है ना उसका स्टोरेज करना, उसका असेंबल करना, ठीक है, उसका टेस्ट करना, ये सब चीज इसमें होता है। यानी मेन खेला होता है इसमें इक्विपमेंट का ही, मेन बस यही होता है इसमें मेनली। ठीक है, इक्विपमेंट से रिलेटेड काम होता है, उसको टेस्ट करना, ठीक से लगा है कि नहीं। ठीक है, तो सारा चीज का टेस्टिंग जो होता है हम लोग कहाँ से करते हैं? हम लोग तो रेस्क्यू रूम के हिसाब से होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर के बीच में। ये अब अगर बेसिक डिफरेंस को एक बार अगर छोटा मगर बोले तो क्या समझ में आया? ये किसके अधीन होता है? रेस्क्यू स्टेशन, तो सुपरिंटेंडेंट के। रेस्क्यू रूम किसके होता है? तो रेस्क्यू रूम इंचार्ज के। इसमें 2 इंस्ट्रक्टर। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि सर ये 2 इंस्ट्रक्टर क्या करेगा? 18 आदमी तो काम कर रहा है, ये तो मालिक है मैं, तो 2 इंस्ट्रक्टर। तो जो आदमी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, इनिशियल रिफ्रेशर, कौन करवाएगा ट्रेनिंग? वो काम होता है कि इनका इंस्ट्रक्टर का काम होता है, उनको ट्रेनिंग दे रहा। यहाँ पर भी इक्विपमेंट होता है, यहाँ पर भी इक्विपमेंट होता है, इन इक्विपमेंट को एडजस्ट करना, कहीं पर कुछ खराब हो गया तो देखना। साथ ही साथ इंस्ट्रक्टर का ये भी ड्यूटी होता है, मान लो कि कभी सुपरिंटेंडेंट साहब नहीं है, तो उस समय इंचार्ज कौन है? इंस्ट्रक्टर को इंचार्ज बनाया जाता है। इन एब्सेंस ऑफ सुपरिंटेंडेंट कौन इंचार्ज होता है? तो ये होता है। ठीक है, तो ये सब चीज का बातों को ध्यान में रखोगे। ये अब बात करते हैं इसमें जो भी इक्विपमेंट होगा, कोई भी इक्विपमेंट होता है, तो ये शेड्यूल 1 के तहत होता है। किसमें? रेस्क्यू स्टेशन में किसमें होता है? शेड्यूल 1। और इसमें इक्विपमेंट किसके तहत होता है? शेड्यूल 2 के तहत होता है। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के तहत इक्विपमेंट को रखना पड़ता है। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल मतलब तो सूची। जैसे आप मार्केट जाओ तो सामान खरीदने के लिए, तो आपके पास लिस्ट होता है सामान का,
तो आप मान लो कपड़ा भी खरीदना है बहुत सारा, चप्पल जूता भी खरीदना है अलग अलग आदमी का, राशन भी खरीदना है और सब्जी भी खरीदना है, तो आप क्या करते हो, अलग अलग लिस्ट बनाते हो। तो उसी तरह अलग अलग लिस्ट बनाया गया है कहाँ, रेस्क्यू रूल में। तो रेस्क्यू रूल को जब पलट के पीछे तरफ देखोगे, ठीक है, रेस्क्यू रूल को जब पीछे तरफ पलट के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि अलग अलग लिस्ट बना हुआ है कि फर्स्ट एड, सॉरी माफ करना, रेस्क्यू स्टेशन में कौन सा इक्विपमेंट रखना है, रेस्क्यू रूम में क्या इक्विपमेंट रखना है, उस हिसाब से चीजें रखी रहती है और उस हिसाब से अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पे। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बात करेंगे, आगे आपको और समझाएंगे। फिलहाल यहां तक चीजों को क्लियर कर लो कि हाँ सर, यहां तक वन बाय वन आपने जो भी समझाया, जो कुछ भी आपने बेसिक तरीके से बताया, हम लोग यहाँ से एकदम क्लियर कर लिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, डिफरेंस क्या होता है शेड्यूल 2 में, क्या होता है ना, जैसे 5 लोग है ना, तो तीन करके सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर, हम लोग ये वाला आने वाला टाइम में पढ़ेंगे कि रेस्क्यू रूल जैसे पढ़े, इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर 3, तो 5 आदमी है तो 5 दिया कितना, 15, 15 सेट चाहिए सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटर 2 आवर्स वाला। इसमें कितना चाहिए, इसमें कितने लोग, 18, 18 थे कितना, 54, इसमें 54 सेट चाहिए, तो इस तरह चाहिए। फिर सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग, फिर क्या होगा और चाहिए तुम्हारा, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटर हो गया, फिर तुम्हारा हो गया ब्रीदिंग अपरेटस जो हो गया वो चाहिए, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर चाहिए, पल मोटर जो तुम्हारा रिवाइविंग अपरेटस होता है जिसमें पल मोटर आता है, तो वो सारे इक्विपमेंट्स को रखना पड़ता है। ठीक है, फिर तो ये सारे इक्विपमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे हम लोग, ये सारे इक्विपमेंट्स को हम लोग कहाँ रखेंगे, रेस्क्यू स्टेशन रेस्क्यू रूम में रखेंगे। उस पर हम लोग थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे, फिलहाल हम लोग बाकी चीजों के ऊपर देख लेते हैं। नाउ तो यहां तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि चीजें हैं क्या, बेसिक बातों को आपने समझ गया कि यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर समझ में आया, कि मेन जो मेन गेम चल रहा है वो दो चीज के ऊपर है, एक है रेस्क्यू स्टेशन, एक है रेस्क्यू रूम। अगर आदमी पर बात करें तो आदमी में टोटल कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक है सुपरिटेंडेंट साहब मेन है, एक इंस्ट्रक्टर साहब मेन है, एक रेस्क्यू रूम के इंचार्ज मेन है, और एक पर्सन यहाँ पर और अहम रोल प्ले करता है, दैट इज रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। यानी चार लोगों, चार तरह के लोगों का कहानी और दो स्थान, दो प्लेस का कहानी पर ही पूरा का पूरा रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क खत्म हो जाएगा। अगर ये तुम 6 चीज को समझ लेते हो, रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू रूम, सुपरिटेंडेंट, इंस्ट्रक्टर, ठीक है, और रेस्क्यू ट्रेन पर्सन और रेस्क्यू रूम इंचार्ज, अगर ये 6 चीज को तुम समझ लोगे तो समझो कि तुम्हारा पूरा का पूरा रेस्क्यू खत्म। इसके अलावा रेस्क्यू में कुछ बचा ही नहीं, थोड़ा बहुत बचेगा, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो तो वन बाय वन करके चीजों को स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से, ठीक है, और ज्यादा मजा आएगा आपको करने के लिए। नाउ द थिंग नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया यहाँ तक ना, चलो किसी का कोई सवाल है तो प्लीज मैसेज करना कि सर मेरा ये सवाल है, कमेंट करो फटक से कि सर ये सवाल है, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन आपको समझ में आ गया कब बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ओके। तो अब समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग देखें जैसे इंस्ट्रक्टर, ठीक है, या सुपरिंटेंडेंट साहब है, ठीक है, तो क्या कोई भी व्यक्ति सुपरिंटेंडेंट साहब के लिए बन सकता है, क्या कोई भी व्यक्ति इंस्ट्रक्टर बन सकता है, या कोई भी व्यक्ति रेस्क्यू रूम के इंचार्ज बन सकता है, या कोई व्यक्ति रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन वाला बाद मिलेंगे, तो क्या कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है क्या, कंडीशंस क्या है, किस कंडीशन के तहत हम लोग किस व्यक्ति को, ठीक है, हम लोग कौन सा पद देंगे, अगर उस पद पर जाना है, उस पोस्ट पर बैठना है तो क्या क्या चाहिए। तो दो तरह की बातें होती है, एक होता है एक्सपीरियंस की बात आती है कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, अब दूसरा बात आता है क्या, सर्टिफिकेट, कि उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। ध्यान समझना बाबू, बहुत सारे जब एग्जाम, जब तुम जाओगे ना, खास तौर पे क्या बोलता है कि मतलब जब तो आप ज्वाइनिंग करोगे ना ड्यूटी, तो उसमें बहुत सारे लोग आपको ये सजेशन देंगे, हमें भी दिया था लोगों ने कि सर आप आपका अच्छा है सब कुछ, आप रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का ट्रेनिंग ले लीजिए, उससे आप सुपरिटेंडेंट में जा सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। मैं बोला कि नहीं, ऐसे ही मेरा मोबाइल ज्यादा है, तो मेरा नहीं, एक बार मैं अप्लाई भी किया था, सच्चाई यही है कि एक बार तो मैं अप्लाई किया था, तो अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि उस समय कोरोना समय था, तो कोरोना में नहीं हो पाया, और इसके लिए एज लिमिट होती है रेस्क्यू ट्रेन पर्सन बनने के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, एक्सपीरियंस भी कैसा, तो एज ए रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए, सभी व्यक्ति जो होंगे रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होंगे, और भूमिगत खदान का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो भी एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूं, भूमिगत खदान का होना चाहिए, अंडरग्राउंड, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, मैंने कहा कि रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए। तो कोरोना के समय मैं अप्लाई किया था, लेकिन उस समय हुआ नहीं, दोबारा एक बार मुझे मौका मिला दोबारा, पर उस समय बच्चे का तबीयत बहुत खराब था, हम बोले कि सर इस बार तो नहीं हो पाएगा सर, क्षमा चाहते हैं, हम नहीं जा पाए। ठीक है, तो पहला पोस्ट क्या होता है, सुपरिंटेंडेंट का,
ठीक है, सुपरिंटेंडेंट का स्पेलिंग में क्या गलत लिख दे रहा हूँ, DENT, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट साहब का देख लेना स्पेलिंग थोड़ा सा, ठीक है। ये तो सुपरिंटेंडेंट साहब का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 5 साल का। अगर कोई व्यक्ति को भूमिगत खदान में, ठीक है, अगर हमको सॉरी माफ करना, अगर कोई व्यक्ति को, अगर हमको सुपरिंटेंडेंट साहब को पोस्ट देना है, तो उनको कम से कम अंडरग्राउंड माइंस में 5 साल का एक्सपीरियंस, यानी 5 साल वो खदान में काम किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए उनके पास, उसके पास FMC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास जो मैनेजर होता है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, ये होता है ये। और ये कौन सा, अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, UR अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, मतलब भूमिगत खदान का सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझ में, अनरिस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड वाला नहीं चलेगा, ओपन कास्ट नहीं चलेगा ये। अगर कोई व्यक्ति को इंस्ट्रक्टर बनना है, जैसे आप बोले कि सर हम तो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन बने, हमको इंस्ट्रक्टर बनना है, सर इंस्ट्रक्टर बना दीजिए, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिलो ग्रेड 3 साल का। और आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, SMC, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होता है अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर के व्यक्ति को क्या बनना है, दैट इज क्या बनना है, रेस्क्यू रूम इंचार्ज, रेस्क्यू रूम इंचार्ज। देखो ये सब बड़ा काम है, ये छोटा काम, माइंस में रूम है, उसमें देखना, इंस्ट्रूमेंट टेस्ट एडजस्ट करना, ठीक है, इसमें भी चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस बिलो ग्राउंड माइंस का। लेकिन इसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट होना से चलेगा, ओवरमैन का सर्टिफिकेट आप बन सकते हो, फोरमैन का कोई सर्टिफिकेट है तो बन सकता है वो फोरमैन वाला व्यक्ति, ठीक है, फोरमैन सर्टिफिकेट होल्डर बन सकता है। अगर कोई SMC सर्टिफिकेट है, ठीक है, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, ये आज से ज्यादा रहेगा तो बन ही सकता है ना, तो सर्टिफिकेट सेकंड क्लास। लेकिन ये जो भी सर्टिफिकेट है वो सब अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि भाई रिस्ट्रिक्टेड वाला नहीं, सब अनरिस्ट्रिक्टेड भूमिगत खदान वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। भूमिगत के एक्सपीरियंस के बल पे उनको DGMS ने वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया रहेगा, तो ही जाकर वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो जाकर वो व्यक्ति बन सकता है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर बेसिकली कि सुपरिंटेंडेंट साहब, इंस्ट्रक्टर और रेस्क्यू रूम इंचार्ज के लिए ये बेसिक जानकारी, ये बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट होती है, चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ, आगे बात करें, ओके आगे बात करें। देखो देखो याद, देखो जीवन में ना एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, याद कर लेना, है ना। इस देखो मैं आपको पढ़ते पढ़ते आपको सब याद हो जाएगा, क्लास करोगे ना, क्लास में मैं सब याद करवा दूंगा, कुछ जरूरत नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा डियर स्टूडेंट, क्लास के आप स्टूडेंट्स हो, मैं एक बात सिखाऊंगा, बुक जरूर पढ़ना। इस कॉन्फिडेंट में केवल मत रहना कि सर तो याद करवा दिए, बहुत मजा आया, क्लास में देखा रहे तो ऐसे याद हो गया, सुपरिंटेंडेंट 5 साल, इंस्ट्रक्टर 3 साल, इसके लिए 2-3 साल। लेकिन बुक पढ़ने से जो आपको आइडियाज मिलेगा, जो आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, बुक में ऐसा लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चीज का ज्ञान तभी होगा जब आप किताब को पढ़ोगे। चीजें आसान करके टीचर तो को प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आसान से एग्जाम पास नहीं हो सकता है। आसानी से आप सीख लोगे, लेकिन पास करने के लिए जरूरी बुक पढ़ना। तो सो आप सबसे आग्रह है कि किताब जरूर पढ़ना, ठीक है ना, बुक पढ़ने से आपको बहुत बेहतर आइडिया मिलेगा, ठीक है। बात बाकी हम तो है ही आपके लिए हमेशा, ठीक है, आपको और आसानी से चीजों को प्रोवाइड कराने के लिए। नाउ अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग एक एक करके समझ गए कि मेन 3 व्यक्ति का रोल है और 3 व्यक्ति का एक्सपीरियंस क्या चाहिए। अब समझते हैं कि तीनों व्यक्ति का बेसिक ड्यूटी क्या है, क्या काम है, ये तीनों व्यक्ति जो है काम क्या करते हैं। 3 तरह के लोग देखें तो तीनों का अपना अपना कुछ काम भी होगा भाई, तो क्या काम है भाई, वर्क को समझते हैं, ठीक है। तो एक एक व्यक्ति करके हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं और जानते हैं, ठीक है, ओके, तो समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किनका, सुपरिंटेंडेंट साहब का बात करता है, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट साहब जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि इनके बारे में क्या है। तो सबसे पहले इनका बात आता है क्या, अपॉइंटमेंट। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो तो उनका अपॉइंट किया जाता है, तो इनका अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होता है, तो ऑनर ऑफ द कंपनी, मतलब इनका जो साइन होता है, जैसे भाई इनको अपॉइंट जब किया जाएगा तो ऑनर के सिग्नेचर से अपॉइंटमेंट मिलेगा, ओनर ऑफ द कंपनी द्वारा होगा। मैनेजर मैनेजर से तो ऊपर, मैनेजर लेवल का चीज है ना भाई, FMC खुद तो मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है। तो ओनर के द्वारा ही इनको अपॉइंट किया जाएगा ये, ठीक है। समझ में क्या बोले, ओनर के द्वारा। फॉर्म कौन सा इस्तेमाल होगा अप्लाई करने के लिए, इनका मतलब अपॉइंटमेंट के लिए, फॉर्म 1 के तहत होगा। और ये फॉर्म कहाँ है, रेस्क्यू रूल में। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर माइंस माइंस में, सर हम लोग माइंस रेगुलेशन में तो सर फॉर्म 1 में तो सर नहीं है ऐसा कुछ, 1A 1B 1C करके है सर, वो अलग है। ओपनिंग, रीओपनिंग, क्लोज, ये सब अलग है, क्लोज डिसकंटिन्यू वो अलग है, उस पर मत जाओ। अब यहाँ पे देखो, ये रेस्क्यू रूल का फॉर्म में रहता है 1, उसी के तहत, उसी में इनका अपॉइंटमेंट होता है। अब जब भी अपॉइंटमेंट होगा
तो इसमें अपॉइंटमेंट रिलेटेड एक बात होता है ना कि सीआई साहब को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप रेस्क्यू में कोई थे, आदमी को हटा के दूसरा व्यक्ति को ले आए, वो रिटायर हुए, दूसरा व्यक्ति को बनाएगा, तो चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, सीआईएम, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के जो साहब है उनको भी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, और यह विद इन 7 डेज हो जाना चाहिए। कितना? विद इन 7 डेज में उनको इन्फॉर्मेशन दे देना है कि सर ये जो व्यक्ति जिनको आप मतलब बोले हैं कि ये व्यक्ति जो है जिनको हमने अपॉइंट किया है, ये व्यक्ति पिछला वाला व्यक्ति रिटायर हुए या ट्रांसफर हुए, उनको कोई और पोस्ट दिया गया है, उनके जगह पे मैं इन व्यक्ति को अपॉइंट करता हूँ, उनके पास भी इंफॉर्मेशन जाना चाहिए था। ये क्लियर समझ में आया? ठीक है। और ये क्या होता है, सुपरिटेंडेंट का वर्क क्या होता है, ये क्या होता है, इनका मतलब मेन इसका पोस्ट क्या होता है, पोस्ट कौन सा होता है, इनका पोस्ट होता है क्या, रेस्क्यू, ठीक है, स्टेशन के इंचार्ज होते हैं, रेस्क्यू स्टेशन के इंचार्ज, रेस्क्यू रूम के नहीं, किसका, रेस्क्यू स्टेशन का मेन हेड, मेन मुखिया, मेन हेड ये होता है। ठीक है। ये अब एक सवाल होता है कि सर किस कंडीशंस में ऐसा पड़ता है कि कोई व्यक्ति अगर है तो उनको हम रेस्क्यू स्टेशन से हटा के दूसरा को लाना पड़ता है, क्या कंडीशन है? तो एक कंडीशन होता है जिसमें हम लोग नॉर्मली हटाते हैं एब्सेंट। अगर मान लो कुछ कारणवश कोई रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट साहब अगर एब्सेंट हो जाए, कितना दिन के लिए, कितना दिन के लिए, मोर देन 60 डेज, मोर देन 60 डेज, 60 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए एब्सेंट हो रहा है, या प्रेजेंट नहीं है, नहीं आ रहे, अपना एब्सेंट है, ज्वाइनिंग नहीं कर रहे किसी भी कारण से, तब उसके जगह पे दूसरा व्यक्ति को सुपरिटेंडेंट के रूप में दिया जा सकता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। नाउ द फंक्शन, इनका ड्यूटी क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ये बेसिक बातें समझ में आ गई, बेसिक इंफॉर्मेशन इनके बारे में रहा, बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ ड्यूटी, कि इनका ड्यूटी क्या है, ड्यूटीज क्या होता है, इनका ड्यूटीज क्या होता है, ड्यूटीज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एक सुपरिटेंडेंट साहब क्या क्या ड्यूटी करते हैं। तो मैं बेसिकली आपको मैं समझा देता हूं जो मेरे पास प्रेजेंस, उसमें सबसे पहला ड्यूटी होता है क्या, ओवरऑल कंट्रोल, जो ओवरऑल कंट्रोलिंग जो होता है किसका, ओवरऑल कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल किसका, रेस्क्यू रूम का और रेस्क्यू स्टेशन का, रेस्क्यू रूम का और रेस्क्यू स्टेशन का, दोनों का ओवरऑल जो कंट्रोलिंग होता है किनके पास होता है, वो सुपरिटेंडेंट साहब के अंडर होता है, दोनों का दोनों, मेन मुखिया जो दोनों को होते हैं कौन होते हैं, सुपरिटेंडेंट साहब। दूसरा क्या होता है, इसके बाद ये पीरियडिकली एग्जामिनेशन करते हैं प्रॉपर जाके रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू रूम में कि भाई सब कुछ ठीक ठीक है कि नहीं, पीरियडिकली मतलब महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में, ऐसे जाके वो प्रॉपर एग्जामिन करेंगे कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं, एक समय, निश्चित समय का अंतराल पे। ठीक है। फिर क्या करेंगे, बोलता है टू इंश्योर द रेस्क्यू ऑपरेटर्स मेंटेन ए प्रॉपर मैनर एंड इन वर्किंग। ठीक है। ये प्रॉपर जैसे ऑपरेटर है मान लो, तो ऑपरेटर से मेन काम कर रहा है, जो ऑपरेटर साहब जान बचाने जा रहा है वही अगर फेल हो गया तो जो आदमी बचाने जा रहा है वही, उसका भी जान पर आफत आ सकता है, उसका जान भी खतरे में पड़ सकता है। रेस्क्यू 10% होता है ना। अच्छा कैसे होता है काम, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये चीज को आपको अच्छा समझ में आएगा। नॉर्मली होता है क्या, कोई भी रेस्क्यू रिकवरी वर्क होता है तो कभी भी याद रखना वो सुपरिंटेंडेंट साहब, इंस्ट्रक्टर और रेस्क्यू रूम इंचार्ज द्वारा नहीं होता है। रेस्क्यू रिकवरी वर्क होता है किसके द्वारा, या तो रेस्क्यू ब्रिगेड के द्वारा या फिर रेस्क्यू 10% द्वारा, जिनको आप ट्रेनिंग दिए, जिनको आप सिखाए। समझ में कि नहीं, टीचर एग्जाम देने नहीं जाते, एग्जाम देने लड़ने के लिए कौन जाता है, जिसको ट्रेंड किया गया। तो ट्रेंड किसको मिला है, तो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को ट्रेंड मिला है, आरटीपी को ट्रेंड मिला है। ठीक है। तो ये आरटीपी जा रहे हैं, ठीक है, आरटीपी जा रहे हैं, तो आरटीपी जाएंगे सर, इन लोगों के पास क्या सुरक्षा के साधन है सर, क्या सुरक्षा लेके जाएंगे, इनका खास बता। तो इन लोगों के साथ ना कुछ खास तरह के इक्विपमेंट पहना के भेजा जाता है। ये जो 5 से 6 लोगों का टीम होता है एक टीम में, तो 5 से 6 लोगों का टीम में क्या होता है, इसमें से क्या होता है, एक लीडर होता है, एक लीडर, और बाकी सब क्या होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लीडर का काम क्या होता है, नहीं होता, हम थोड़ी देर में बात करेंगे, समझेंगे। तो ये होता है, और यही लोग सारा काम करते थे। इन लोगों के पास ना स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनको पहनकर ये रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए जाते हैं माइंस में। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट पहन के जा रहे हो ठीक ठाक है कि नहीं, वो इंश्योर करना का काम किसका है, सुपरिंटेंडेंट साहब का। वो जांच करवाना, चेक करवाना, उसको प्रॉपर मेंटेन रखना, ये काम किनका, सुपरिंटेंडेंट साहब का है। तो ये आपको समझ में आ गया कि रेस्क्यू 10% का काम क्या है, जाना, रेस्क्यू रिकवरी वर्क करना। सुपरिंटेंडेंट साहब का काम क्या है, उन लोगों को ट्रेन, मतलब क्या करना, प्रॉपर पूरा का पूरा। सुपरिंटेंडेंट साहब का तो ओवरऑल ड्यूटी है, जैसे कि अभी थोड़ा बताएं कि रेस्क्यू रूम, रेस्क्यू स्टेशन का ओवरऑल इंचार्ज होते हैं, इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग में प्रॉपर तरीके से ये किया गया, वो सारा चीज देखना इनका ड्यूटी है। तो आपका सुपरिंटेंडेंट साहब का ड्यूटी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अलावा क्या होता है। ठीक है।
इसके बाद और ड्यूटी क्या होता है, रेस्क्यू करने के बाद, ठीक है, 3 दिन के अंदर इनका मेन ड्यूटी में भी आता है कि रेस्क्यू रिकवरी वर्क कहीं हो गया तो विद इन 3 डेज, ये वर्ड याद रखोगे, 3 डेज के अंदर सीआई को, मतलब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, एंड आरआई साहब को, आरआईएम को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, साहब को, दोनों के पास डिटेल रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना होता है कि आपने रेस्क्यू किस तरह का रेस्क्यू रिकवरी वर्क था, क्या हुआ नहीं हुआ, सारा कुछ देना पड़ता है। ठीक है, डिटेल बना के देना पड़ता है, सारा का सारा बात उसमें लिखा रहे, कैसे रेस्क्यू रिकवरी वर्क हुआ, क्या घटना घटा था, कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ, सारा चीज का डिटेल्स देना पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है, सबमिट द डिटेल रिपोर्ट अबाउट द रेस्क्यू रूम, रेस्क्यू स्टेशन, ठीक है, फंक्शन प्रीसीडिंग बिफोर, ये मतलब एक एनुअल रिटर्न टाइप का, साथ में क्या होता है, एक एनुअल रिटर्न 20 फरवरी से पहले, ऑन और बिफोर 20 फरवरी से पहले एक एनुअल रिटर्न रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन से रिलेटेड देना पड़ता है। किसके पास देना पड़ेगा, सीआईएम और आरआईएम के पास। अब ये चीज है कि एनुअल रिटर्न क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बाबू, आपने एक रेस्क्यू स्टेशन बनाया, ठीक, तो रेस्क्यू स्टेशन में जो काम हो रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी काम हो रहा है, कुछ लोग आए हैं, कुछ ट्रेनिंग लिए हैं, कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ लोग चले गए हैं, तो ये सारा का सारा ब्यौरा, कौन सा इक्विपमेंट मिला, कौन सा इक्विपमेंट था, कौन सा इक्विपमेंट में चेंज आया, तो आज 1 साल के अंदर का जो भी चीज बना या जो भी नया आया, वो सारा डिटेल्स देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है किनको, सुपरिंटेंडेंट साहब को, ठीक है, किनके पास, सीआईएम और आरआईएम के पास। ठीक है, साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको चौंका देगा कि अगर माइंस में अगर कोई इमरजेंसी घट गया तो सुपरिंटेंडेंट साहब भी वही काम करेंगे जो मैनेजर असाइन करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे नाम है सुपरिंटेंडेंट, आपको लगे कि खदान में गया तो सबके बॉस नहीं, जब कभी खदान में कोई घटना घटता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेन हेड कौन होता है, मैनेजर होता है। आप एक मूवी देखे होगे, अभी कुछ दिन पहले आया था, रानीगंज, उसमें दिखाया था कि जो सुपरिंटेंडेंट साहब और कोल इंडिया और बाकी लोग जब आते हैं, तो क्या नाम था उनको, उत्पल या कुछ नाम था, जो मैनेजर थे वहां पे, हमेशा एक सिगरेट स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया, उनका पिक्चर में हमेशा दिखाया गया, हमेशा सिगरेट पी रहे हैं। और जो आप देखे होगे इस घटना को, सिगरेट पी रहे, बहुत परेशान है वो मैनेजर, दिखाया गया उनका मतलब ये किरदार में। तो वो व्यक्ति बहुत, तो वो जो व्यक्ति है उन्हीं का इंस्ट्रक्शन से सारा काम होता है। आप देखे हो, जो उस मेन हीरो जो है वो भी सजेशन देते कि सर ये करना सही रहेगा, और बाकी लोग भी सजेशन देते कि ये करना है, तो मैनेजर होके उन्हीं को डिसीजन लेना पड़ता है करना क्या है, क्योंकि वो वहां के बॉस है, मैनेजर। आप देखे वो सीन, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो वो पूरा को पूरा रेस्क्यू रिकवरी वर्क मैनेजर सर के अंडर में होता है, सुपरिंटेंडेंट साहब के अंडर में होती, मत सोचना। और ये खुद मैनेजर जो भी आदेश देंगे, ये आदेश को इनको भी पालन करना पड़ता है। ठीक है, आपको मोटा मोटी ड्यूटी समझ में आ गया होगा किनका, तो किनका, सुपरिंटेंडेंट साहब का ड्यूटी क्या होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो क्या क्या होता है पहले देखें हम लोग। अपॉइंटमेंट ऑनर द्वारा होगा, किस फॉर्म में, फॉर्म 1, एज पर रेस्क्यू रूल, रेस्क्यू रूल का फॉर्म 1 में सीएम को विद इन 7 डेज इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा। पोस्ट क्या होता है, रेस्क्यू स्टेशन इंचार्ज होता है। 60 दिन से ज्यादा एब्सेंट करने पर ही हम लोग नया रिक्रूट करते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, एब्सेंट होगा तो ही नया अपॉइंट करना पड़ता है। न्यू अपॉइंटमेंट जो होता है, न्यू अपॉइंटमेंट, यहाँ पे न्यू वर्ड जोड़ दो, न्यू अपॉइंटमेंट कम होगा जब 60 दिन या उससे 60 दिन से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट कर रहा है एज ए सुपरिटेंडेंट, तो अपॉइंटमेंट होता है। इनका ड्यूटी क्या होता है, तो पहला ड्यूटी हमने बात किया कि ओवरऑल रेस्क्यू रूम और रेस्क्यू स्टेशन के इंचार्ज होते हैं। दूसरा क्या हमने डिस्कशन किया कि जो अच्छा, वो रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम में क्या करेंगे, एक निश्चित समय के अंतर पर पीरियोडिकली एग्जामिन करेंगे। कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी जो इक्विपमेंट रखा गया वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन को इंश्योर करने का ड्यूटी किनका है, सुपरिंटेंडेंट साहब का ड्यूटी में आता है। सुपरिंटेंडेंट साहब ही देखेंगे। और क्या करेंगे, और कोई भी रेस्क्यू रिकवरी वर्क जब खत्म होगा तो 3 दिन के अंदर सीआईएम आरआईएम के सामने क्या करेंगे, पूरा डिटेल लिख के भेजेंगे कि भाई क्या क्या हुआ नहीं हुआ। 20 फरवरी से पहले एनुअल रिटर्न को भेजेंगे, एनुअल रिटर्न ऑन और बिफोर 20 फरवरी, अबाउट व्हाट, अबाउट रेस्क्यू स्टेशन एंड रेस्क्यू रूम, नॉट दैट कि माइंस रूल और माइंस रेगुलेशन, मत सोचना। ये किससे रिलेटेड, ये रेस्क्यू रूल का, रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम के बारे में भेजेंगे वो। तीसरा हमने क्या देखा इसके बाद, कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो मैनेजर साहब जो भी ड्यूटी असाइन करेंगे वो ड्यूटी भी करना इन्हीं का ड्यूटी, मतलब इन्हीं का पार्ट में आ जाएगा वो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके बाद, द नेक्स्ट थिंग, सुपरिंटेंडेंट साहब का बारे में पढ़ लिए, जान गए इसके बारे में। अब बात करते दूसरा व्यक्ति कौन था, याद करो। तो पहला सुपरिंटेंडेंट, उसके नीचे किन के बारे में बताया था हमने, इंस्ट्रक्टर के बारे में।
तो इंस्ट्रक्टर साहब के बारे में देख लेते हैं। इंस्ट्रक्टर साहब जिनको बनने के लिए कितना साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का होना चाहिए। साथ में वो क्या रहेंगे वो खुद भी रेस्क्यू ट्रेन पर्सन रहेंगे। तो ये सब चीज आपको बताएगा। इंस्ट्रक्टर का मेनली आप तो बेसिक बात समझ ही गए, 3 साल एक्सपीरियंस जो भी होता है बेसिक बातें पता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, इनका मेन वर्क क्या है, ड्यूटी क्या है इनका, ठीक है। ड्यूटीज इनका क्या है, किस तरह का काम ये करेंगे। तो इनका पहला ड्यूटी होता है इम्पार्ट द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस टू द पर्सन सिलेक्टेड फॉर रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क। जो भी व्यक्ति रेस्क्यू और रिकवरी वर्क के लिए सेलेक्ट होकर माइंड से आया है, ठीक है, या जिस व्यक्ति को माइंड से सेलेक्ट करके भेजा गया है, उन सभी व्यक्ति को प्रॉपर, ठीक है, कोर्स, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस करवाना इनका मेन काम है। मतलब पढ़ाना है ना, कोर्स करवाना, एक तरह से क्या करना, कोर्स करवाना। कौन सा कोर्स करवाना, आईएएस और आईपीएस का नहीं, कौन सा, रेस्क्यू ट्रेनिंग देना। रेस्क्यू ट्रेनिंग का जो कोर्स है किसी व्यक्ति के लिए, रेस्क्यू रिकवरी वर्क के लिए जो कोर्स और ट्रेनिंग डिजाइन किया गया, पहले से डिजाइन रहता है क्या क्या करवाना है, पहला दिन ये करवाना, दूसरा दिन ये करवाना, तीसरा दिन, तो पार्ट पार्ट रहता है वैसे आपका, है ना। तो इस तरह से वो रेस्क्यू का पूरा कोर्स और ट्रेनिंग करवाना। कैसे होता है, मेरे कुछ दोस्त लोग गए थे, बताते थे वो कि भाई हम लोग को सुबह उठा दिया जाता था, फिर वो मतलब क्या बोलते हैं कि तो फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करवाया था, तो फिर हल्का फुल्का नाश्ता करवाने के बाद फिर थोड़ा बहुत क्लास होता था, क्लास भी होता था शाम में, फिर फिजिकल वर्क भी होता था। तो इस तरह से ट्रेनिंग होता है उन लोगों का। वो लोग जो करते हैं वो लोग बेहतर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और कभी मेरा भी है, कभी मैं भी अगर मतलब देखूंगा या किसी से बात करूंगा खुलकर, तो फिर मैं भी आपको बताऊंगा। पर मैं जो सुना हूं यही बोलते थे कि रात में जब फोन होता था बोलते थे भाई बहुत थक गए, बहुत आज बहुत मतलब मेहनत वाला दिन था और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। दो चीजें बारे में हमेशा दोस्त बताता था। नेक्स्ट क्या होता है और क्या करती है, तो एक कोर्स करवाना। दूसरा क्या होता है, इंस्पेक्शन, टेस्ट, एडजस्टमेंट ऑफ रेस्क्यू ऑपरेटर्स। तो जो भी रेस्क्यू ऑपरेटर्स आपका जो भी है, ठीक है, उसका क्या करना है, उसका इंस्पेक्शन करिए, उसका टेस्ट करिए कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। और क्या करना, उसका एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब जैसे कम बेसिक, जैसे ज्यादा हवा जा रहा है मान लो, उसको कम कर देना प्रॉपर सही तरीके से। तो ये सब करवाना किसका काम है, तो इंस्ट्रक्टर साहब का काम होता है, ठीक है। और क्या काम होता है, इनका भी ड्यूटी क्या है, परफॉर्म द ड्यूटी, परफॉर्म ड्यूटी असाइन बाय द मैनेजर। अगर कोई रेस्क्यू रिकवरी वर्क हो रहा है तो मैनेजर साहब अगर ड्यूटी कुछ दे दी, तो मेन बॉस सुपरिंटेंडेंट साहब जब काम कर रहा है, तो मैनेजर जब बोल देगा इंस्ट्रक्टर को तू नहीं करेगा तो उसको भी करना पड़ेगा। तो मैनेजर साहब अगर कोई ड्यूटी असाइन कर दी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो इंस्ट्रक्टर साहब को भी वो ड्यूटी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो बोल देंगे नहीं सर हम तो इंस्ट्रक्टर, हम क्या करेंगे, उनको भी इमरजेंसी केस में ड्यूटी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर सुपरिंटेंडेंट साहब अगर एब्सेंट रहते हैं, सुपरिंटेंडेंट साहब का हो गया एब्सेंस हो गया किसी कारण सबसे, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे इंचार्ज। क्या बन जाएंगे, रेस्क्यू स्टेशन के बन जाएंगे इंचार्ज। तो मेनली 4 तरह का काम होता है। पहला कोर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दूसरा रेस्क्यू ऑपरेटर्स का टेस्ट करना, एडजस्टमेंट करना, ठीक है, ये हो गया। उसका जांच करना, मैनेजर जो ड्यूटी साइन करेंगे, ये इमरजेंसी केस में होता है, हमेशा नहीं, ठीक है, इमरजेंसी में, ठीक है, इमरजेंसी जो होगा उस कंडीशन में जो भी ड्यूटी असाइन करेंगे वो ड्यूटी को करना। और सुपरिंटेंडेंट साहब जो एब्सेंट रहेंगे तो इंचार्ज के रूप में भूमिका को निभाएंगे। तो मेजर ये 4 काम होता है इनके द्वारा, ठीक है, ये मेजर वर्क होता है ये, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इसी से रिलेटेड, तो रेस्क्यू रूम इंचार्ज का क्या ड्यूटी है, ठीक है। तो रेस्क्यू रूम इंचार्ज में क्या होगा बताओ, तो ट्रेनिंग वाला तो हट जाएगा। अगर रेस्क्यू रूम इंचार्ज की बात करें, इंस्ट्रक्टर का हटाकर रेस्क्यू रूम इंचार्ज लेते हैं, रेस्क्यू रूम का इंचार्ज, तो यहाँ तो ट्रेनिंग होता नहीं ना रेस्क्यू रूम में, तो ट्रेनिंग वाला हट जाएगा। इनका मेन काम क्या बचेगा, मेंटेन द इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है रेस्क्यू ऑपरेटर्स को क्या करना, उसको मेंटेन करके रखना, उसको इंस्पेक्शन करना, टेस्ट करना, एडजस्टमेंट करना, यही काम आएगा, ठीक है। और प्रॉपर रिकॉर्ड रखना इसका। और साथ में मैनेजर जो ड्यूटी देंगे वो इसमें ये भी नहीं आएगा क्योंकि रेस्क्यू रूम तो है नहीं, मेन इंचार्ज तो यहीं पे है। बस ये 2 ही ड्यूटी है, यही ड्यूटी है कि रेस्क्यू, जैसे मान लो मैनेजर साहब कुछ बोले, रेस्क्यू जो रूम के इंचार्ज है कि ये ड्यूटी करे तो करना ही पड़ेगा, तो खदान का आदमी है। तो ये 2 ड्यूटी तो कॉमन बात रहेगा, बाकी चीजें हट जाएगी, ठीक है। तो एकदम कॉमन चीज है, कॉमन तरीके से मैंने आपको तीनों का ड्यूटी याद करवा दिया। और ये अब बताओ किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है क्या, ठीक है। इंचार्ज कहां पे होगा, रेस्क्यू रूम का इंचार्ज माइंस में होता है। सुपरिंटेंडेंट और इंस्ट्रक्टर कहां होता है, रेस्क्यू स्टेशन में होता है।
माइंस उनको कोई मतलब नहीं है, माइंस के आसपास होता है, ऐसा नहीं मतलब खदान में बनाना है, कहीं पर भी आसपास बनाइए जहां पर भी आपको सुटेबल प्लेस हो। आप 3-4 माइंस के लिए बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रुप ऑफ माइंस का भी रेस्क्यू रूम बनाया जा सकता है। क्लियर? यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत आया हो तो बात करते हैं, नहीं तो सीधा अब एक आदमी बचा, दैट इज रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, और उसी पे सारा का सारा कहानी चलेगा, ठीक है। चलो, अगर यहां तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, जानते हो आप, जैसे आज क्लास में ना आप में से बहुत सारे बच्चों को मजा आ रहा है कि नहीं, सेशन में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, मतलब ये एक ए रिप्लाई करो, मजा आ रहा है आपको? एक वोटिंग करवाते हैं ना जिसको सेशन में मजा आया अभी तक, कि हाँ सर मजा आया, एक 10 सेकंड का ब्रेक, 30 सेकंड का एक ब्रेक, और एक वोटिंग करो कि सर यस मजा आया, ए टाइप करो। और मैं आपको खुल के कहता हूं, अगर आप यही चीज को पढ़ के आते ना घर से, कि सर हम पढ़ कर आए हैं, आप फिर पढ़ा रहे हैं, तो आपको और मजा आता, आपको सब याद हो जाता है। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्लासेस केवल क्लास नहीं है, एक क्लास में पूरा का पूरा रेस्क्यू रूल आपको याद करवा देना कोई छोटा मोटा बात है? बताओ। आप पूरा डिप्लोमा खत्म करके आ गए होगे, बहुत सारे बच्चे बीटेक करके आ गए होगे, लेकिन याद नहीं हुआ आपको। आज आपको हम पूरा याद करवा दे रहे हैं। तब सभी का सभी बच्चा रिप्लाई किया ये कि सर याद हो गया, मजा आ रहा है। कितना तो श्योर है भाई। नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। ट्रेन पर्सन, तो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन क्या होता है? अब मेन खिलाड़ी, मेन गेम का जो हीरो है, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन ही है। जैसे आप अक्सर हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे, वहां से फोन कर रहा है और हीरो जहाज से जंप कर रहा है किसी मिशन को अंजाम देने के लिए। तो मेन हीरो अगर बोला जाए, मेरे नजर में जो मेन हीरो है वो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन ही है, जो एक्चुअल वर्क को, काम को अंजाम देते हैं, जिनको जो ट्रेनिंग मिला है उस बेसिस पे, ठीक है। मेन हीरो का रोल यही अदा करते ही है, तो इन्हीं के ऊपर सारा का सारा बात चले गई है। तो रेस्क्यू 10% सर क्या हम बन सकते हैं? क्या कोई बन सकता है? कैसे बन सकता है? तो बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर किसी को रेस्क्यू 10% बनना है, टू बी द रेस्क्यू 10%, टू बी रेस्क्यू 10%, अगर किसी को रेस्क्यू 10% बनना है तो इसके लिए कुछ कंडीशन और कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कुछ क्राइटेरिया, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला बात, उनका एज, एक एज इंपॉर्टेंट होता है, उनका एज एक होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम देते हो तो एज एक लिमिट है, कितना से इतना साल तक, तो एज लिमिटेशन, तो यहां पर भी एज लिमिटेशन है, कितना? 21 साल से कितना साल तक? 30 साल तक। 21 साल से 30 साल के बीच उनका उम्र होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बस हम यही पर इसके बाद वाला समय में जब जाना चाहे तो एज लैप्स हो गया था, फिर हम छोड़ दिए। दूसरा क्या होना चाहिए उनके पास? फर्स्ट एड, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आप सेंट जॉन से या फिर अलग से जो बना, मतलब जो टेस्ट देके आप पास होके जब लाइन मिला है आपको, ठीक है, तो वैलिड फर्स्ट एड करने का आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपके पास? एक्सपीरियंस होना चाहिए, अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब कितना एक्सपीरियंस है ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, पर मैनेजर साहब आपको बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है, ये व्यक्ति, ठीक है, एक्सपीरियंस इसका प्रॉपर अंडरग्राउंड साहब का है, अंडरग्राउंड माइंस का प्रॉपर एक्सपीरियंस है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए, तो कोई भी जा सकता है। इसके लिए कोई कैटेगरी का वर्कर कुछ मायने नहीं रखता, तो कोई भी जा सकता है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, फोरमैन, ठीक है, इवन कोई सेकंड क्लास मैनेजर, सब व्यक्ति जा सकता है। और ये याद रखना, वहां पर भेदभाव नहीं होता है। अच्छा, जो ट्रेनिंग करने गया कि भाई अच्छा ये मैनेजर है तो इनको थोड़ा कम खटाते हैं, ऐसा नहीं। सबके लिए एक जैसा ट्रीटमेंट होता है, कि जो लोग जाते हो बताते हैं कि भाई हमको भी उतना ही ट्रेनिंग और उतना ही सीखने का मौका मिला जितना बाकी लोगों को मौका मिला। ऐसा नहीं कि मैनेजर साहब आए हैं एक तो ठीक है भाई उनके लिए स्पेशल, इनको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं, नहीं, सेम तरीके से ट्रीटमेंट सबके साथ सेम होता है। और इनके पास एक और होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अलग है और मेडिकल 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 दैट सर्टिफिकेट अलग है। मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है? मेडिकल सर्टिफिकेट ये सर्टिफाइड करता है कि द पर्सन इज फिट फॉर मेडिकली फिट, आप मेडिकली फिट हो उस काम करने के लिए, ये है मेडिकल सर्टिफिकेट। जैसे आप तेज दौड़ते हो तो आपका लंग्स नहीं फूलता है,
आप मेडिकली और मेंटली और फिजिकली फिट हो उस काम को करने के लिए, क्योंकि आपको क्या करना है, उस एटमॉस्फेयर में जाके लोगों का जान बचाना है। आप खुद ही तुम थक गए इतना कि तुम वहीं बोला नहीं हम नहीं जा पाएंगे, हम तो इसको उठा ही नहीं पाएंगे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, अपने होपलेस से जा रहे, तो वो नहीं चलेगा। एक मंद बुद्धि का आदमी वहां नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बुद्धि जिसका शार्प हो वही व्यक्ति कल कर सकता है। और इसके लिए ना अलग से शेड्यूल बनाया गया है कि क्या क्या टेस्ट होगा, किसी व्यक्ति को मेडिकल सर्टिफिकेट जब भी मिलेगा उसमें क्या क्या चीज है, उस फॉर्मेट पर ही साइन करके सर्टिफिकेट मिलेगा मेडिकली। दूसरा फॉर्मेट बोलोगे कि मेडिकली फिट नहीं चलेगा, उसमें जो जो बात लिखा है वो सबको भर के डॉक्टर को साइन करना पड़ेगा। फॉर्मेट वही फॉर्मेट में होना चाहिए जो शेड्यूल 6 में। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिडर्ड बाय द सुपरिंटेंडेंट। जो व्यक्ति चला के, मान लो किसी को कोई हाथ पैर जोड़ के चला गया कि सर हमको बनना है, ठीक है, लेकिन मेन कहानी होता है कौन, कंसिडर्ड बाय द सुपरिंटेंडेंट साहब। अगर मान लो सुपरिंटेंडेंट साहब को लगा, ठीक है, कि भाई ये व्यक्ति जो है, दिस इज नॉट द पर्सन, इज नॉट टू बी द रेस्क्यू 10%, तो व्यक्ति को वहीं से वापस भेज सकते कि ठीक है भाई अब जाइए, आपका कहानी खत्म हुआ, अब आपको यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, अब जाके घर में करिए। तो सुप्रीम साहब को भी लगना चाहिए कि व्यक्ति रेस्क्यू 10% बनने के लिए फिट है। अब किसी से किसी का नेचर है कि झगड़ा कर लेना, अब वहां चला गया, अब कुछ हुआ वहां पे, मान लो इक्विपमेंट पहनना है, किसी बात के लिए झगड़ा, वहीं पे लड़ा लेगा वो, तो कैसे रेस्क्यू रिकवरी वर्क होगा? तो ये सब भी सुप्रीम साहब उसका नेचर और बाकी चीजों को चेक करता है। अब कोई व्यक्ति क्या पूरा पतला दुबला है, ठीक है, जिससे 20 किलो वजन नहीं उठ रहा है, अब वहां पर कोई व्यक्ति का, मान लो कि कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है, इसका वजन 80 किलो, अब उसको उठा कर लाना है, तो सोचो कितना चैलेंजिंग होगा उसके लिए ना। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के 10% बनाया जाता है, ठीक है। तो अब बात आता है कि ये तो क्राइटेरिया हो गया, कंडीशंस हो गया, इसके अलावा क्या क्या करना होगा उसको यदि रेस्क्यू 10% बनना है तो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उनको एक रेस्क्यू, देखो अब ये हो गया, ठीक, ये हो गया कंडीशंस कि ये कंडीशंस होना चाहिए उसके पास, ये सब चीज होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर। अब उसको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा कोई व्यक्ति को, अगर रेस्क्यू 10% का व्यक्ति बन गया है, तो वो व्यक्ति, जैसे कि समझाए कि किस किस तरह का ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या चीजें होती है वो समझते हम लोग, ठीक है, इस बात को। तो सबसे पहले, या बने रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, रहने के लिए, हर बनने के लिए, ठीक है, दोनों बात के लिए, रेस्क्यू 10%, ठीक है, को क्या क्या करना पड़ता है कंटिन्यू करने के लिए, सब चीज के लिए जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले उनको क्या होता है, एक ट्रेनिंग होता है उनका, जिसको बोलते हैं इनिशियल रेस्क्यू ट्रेनिंग। क्या होता है, इनिशियल रेस्क्यू ट्रेनिंग होता है। जैसे आप जाओगे ना तो आपको एक इनिशियल रेस्क्यू ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है, रेस्क्यू ट्रेनिंग मिलेगा, जिसका वर्णन कहां पर है, जिसका वर्णन शेड्यूल 7 का पार्ट 1 में, शेड्यूल 7 का 2 पार्ट है, पार्ट 1 में, पार्ट 1 में इसका वर्णन है कि उसको इनिशियल ट्रेनिंग मिलेगा, और साथ ही साथ उसके बाद, ठीक है, उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ईयरली होगा ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग, मिलते रहना देना चाहिए, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। यह वर्णन कहां पर मिलता है, तो ये भी शेड्यूल 7 का पार्ट 2 में मिलता है कि पार्ट 1 में क्या क्या ट्रेनिंग रहेगा, पार्ट 2 में क्या क्या ट्रेनिंग रहेगा, दोनों का वर्णन, ये 2 ट्रेनिंग लेते रहना पड़ेगा हमेशा हम लोग, ठीक है। और क्या रहना पड़ेगा उसको, 8 प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 8 प्रैक्टिस। अभी शायद कुछ प्रैक्टिस का संख्या बढ़ाया घटा है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जो पुराना डाटा का आधार में मैं बता रहा हूँ। 8 प्रैक्टिस, 4 अंडरग्राउंड में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड 4 प्रैक्टिस कहां करना पड़ेगा, गैलरी ट्रेनिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेस्क्यू स्टेशन में ही, जो रेस्क्यू स्टेशन है ना, 4 ट्रेनिंग यहाँ हो गया, एंड 4 जो ट्रेनिंग होगा उसका रेस्क्यू स्टेशन में जाके, जिसको गैलरी ट्रेनिंग बोलते हैं। गैलरी ट्रेनिंग, वो गैलरी होता है छोटा सा बना हुआ, उसी में घुस के बोरा वोरा, बालू का बोरा वगैरह लेकर जाना होता है, ताकि पता चले ना भाई कि आप आदमी को भी ला सकते हो। तो भारी चीज क्या है, तो बालू है, बालू को देके करवाया जाता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को रेस्क्यू 10% बने रहने के लिए हर 12 मंथ में, है ना, एक बार उसका मेडिकल एग्जाम होगा। क्या होगा, मेडिकल एग्जामिन करना। कौन सा शेड्यूल, थोड़ा देर पहले बताए थे, शेड्यूल कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल 6 के तहत, शेड्यूल 6 में जो मेडिकल, जो बोला एग्जामिनेशन, वो मेडिकल एग्जामिनेशन करते रहना पड़ेगा हर 12 महीने, ठीक है। ये अब सवाल ये आता है कि भाई इतना चीज करके हम रेस्क्यू 10% बना दिए, और रेस्क्यू 10% बन के वो हमेशा बना हुआ है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, ब्रिगेड वाला हो या रेस्क्यू 10%, वो सब रेस्क्यू 10% ही होता है। अब सवाल ये आता है, ठीक है, वो क्या काम करेगा, रेस्क्यू 10% क्या काम करेगा, किस किस तरह का ड्यूटी परफॉर्म करना था रेस्क्यू 10% का। तो रेस्क्यू 10% का जो सबसे मेजर काम होता है, ठीक है,
shall obey the order of team leader. रेस्क्यू ट्रेन पर्सन में ना दो कैटेगरी के लोग होते हैं। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था ना कि जो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होता है, दो लोग होते हैं, एक मेन हेड होता है और उसके साथ 4 से 5 लोग होते हैं। ध्यान समझना, एक मेन हेड हो गया या 4 होगा या फिर एक 5, यानी टोटल कितना हो गया, इसको मिला के 6, 5 से 6। तो रेस्क्यू 10% जब भी होता है कितना, 5 से 6 लोग होता है। तो उसमें से एक होता है हेड, जिसको बोलते हैं लीडर। यहाँ कहानी खत्म, ठीक है। अब ये लोग भूल जाओ, यहाँ देखो काम क्या है। तो इसमें टोटल कितने लोग हैं, 6, 5 या 6 कितने होते हैं, 5 से 6। तो एक मेन होता है लीडर और बाकी 4 या 5 व्यक्ति जो होते हैं उनके अंडर होते हैं। तो ये पांचों व्यक्ति जो भी ऑर्डर मिलेगा यहाँ से, उन ऑर्डर्स को ओबे करेगा। क्या करेगा, ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, ऑर्डर्स को पालन करेगा। ये चीजें होती है। क्लियर? ये मेजर वर्क होता है। एक मिनट रुको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ड्यूटी क्या है। ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें मेन जो है कौन, दैट इज रेस्क्यू। देखो मेन है लीडर, इसमें कौन है लीडर। तो लीडर का ड्यूटी क्या होगा, जो लीडर होगा, मेन जो हेड है, वो क्या काम करे। बाकी लोग तो जो भी बोले वो करना पड़े, तो लीडर को भी कुछ काम करना है कि नहीं, बिल्कुल करना है। सबसे पहले लीडर का ड्यूटी क्या होगा, देखो पहला, वो खुद कोई फिजिकल या मैनुअल वर्क नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा, बट एग्जामिन द रूफ एंड सपोर्ट ड्यूरिंग द रेस्क्यू जर्नी। जो भी रूफ है, सपोर्ट है, रेस्क्यू जर्नी में उसको एग्जामिन करेगा भाई ठीक ठाक है कि नहीं। खुद कुछ काम नहीं करेगा, ऐसा खूटा लगाना कहीं गिरी है। मान लो खदान में डिजास्टर हो गया, इमेजिन करते, चलो एक खदान में डिजास्टर हो गया। अब आप सोचो हो क्या रहा है, अब हो रहा है क्या कि पूरा टीम गठन हो गया, फोन चला गया। अच्छा, थोड़ा सा कहानी को ना मैं थोड़ा सा यहाँ से ना थोड़ा चेंज करके बताना चाह रहा था, तो ज्यादा मजा आता। जैसे आप कोई एग्जांपल लेके समझाना चाह रहे थे कि होता कैसे, तो वहां समझ में आता है कि रेस्क्यू, इसलिए मैं थोड़ा देर पोज ले लिया आपके सामने। ठीक है कि भाई इसको कैसे समझाएं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहां से थोड़ा सा ना दूसरा तरीके से पढ़ते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, चीजों को थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। अब एक घटना का उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं किसी खदान में कोई डिजास्टर घट गया है, किसी खदान में कोई घटना घट चुका है। अब वहां पर क्या होगा, इस बात को इमेजिन करते हैं। ठीक, तो होता है क्या, मेजर क्या होता है, सायरन बजा, घटना घटा, फोन आया नीचे से, सर यहाँ पर सर ऐसा हो गया सर। ठीक है, समझ में आया, एक आया। तो उसके लिए क्या होता है, सरफेस पे, माइंस में क्या होता है, सरफेस पे एक स्टेशन बनाना होता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम से सारा चीज को कंट्रोल करना होता है। सबसे पहले कंट्रोल रूम का स्टेब्लिश करना होता है कि स्टेब्लिश कर दी कंट्रोल रूम, वहां से सारा काम रिकवरी वर्क होगा। ठीक है, और इसमें मेन ड्यूटी होता है मैनेजर साहब का, और अगर मैनेजर साहब एब्सेंस है तो प्रिंसिपल ऑफिशियल जो है उनका, जो हेड है ऑफिशियल में, उनका ड्यूटी आ जाता है। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस इवैक्यूएशन प्लान। उस समय तुरंत इमरजेंसी रिस्पांस इवैक्यूएशन प्लान को एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब ये इमरजेंसी रिस्पांस इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है, पहले से ही माइंड्स में ये डिसाइड करके या सोच के रखा जाता है कि अगर कोई खदान में इमरजेंसी होगा तो कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा। जैसे इमेजिन करते हैं इस बात को, थोड़ा अच्छा समझते हैं और मजा आएगा आपको। जैसे आप मान के चलो कि एक खदान में कोई घटना घटा, ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या जरूरत है, उस चीज के लिए जरूरत है कि एम्बुलेंस को फोन करना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जितना अधिकारी है सब एम्बुलेंस को फोन कर रहा है, अब बाकी कोई काम ही नहीं कर रहा है, तब तो गड़बड़ होगा ना भाई। फिर मान लो उस चीज के लिए किसी लोकल थाना को इन्फॉर्मेशन देना है, तो सब कोई लोकल थाना को ही फोन कर रहा है, बाकी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल वर्क होना चाहिए, तो सबका ड्यूटी को डिफाइन कर दिया जाता है एक प्लान बना के, 10-20 पन्ना का, सबका ड्यूटी लिख देते हैं लोग कि सेफ्टी ऑफिसर ये काम करेंगे, वेंटिलेशन ऑफिसर ये काम करेंगे, मैनेजर साहब ये काम करेंगे। ठीक है,
हाजिरी बाबू ये काम करेंगे, सबका ड्यूटी लिखा हुआ है, पर्सनल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर वो ये काम करेंगे, तो सबका ड्यूटी डिफाइन किया, बस सबके पास उसका एक कॉपी रहता है, जिसका उसका ड्यूटी दिया गया सभी के पास कॉपी रहता है कि अब तुम बोलोगे सर अगर हाजिरी बाबू हाजिरी बना रहे हो या कुछ कर रहे हो तो छोड़ के करना होगा, क्योंकि इमरजेंसी है ना भाई। इमरजेंसी में जो इमरजेंसी अगर लग गया तो जिसका जो ड्यूटी है वही करना होगा। ये नहीं कि हाजिरी बना रहे खाना खा रहे तो सर खाना खा के नहीं, खाना छोड़कर करना होगा, ठीक है। ये तो वो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को एक्टिवेट कर दिया जाता है, ठीक है। मैनेजर साहब मेनली क्या करते हैं, इन्फॉर्म द रेस्क्यू रूम एंड रेस्क्यू स्टेशन को इन्फॉर्म कर देते हैं वो। इन्फॉर्म द रेस्क्यू 10% एम्प्लॉय इन माइंस, माइंस में जो रेस्क्यू 10% को इन्फॉर्म कर चला देता है फोन करके कि भाई आप आ जाइए, या किसी को बोल दिए। इन्फॉर्म द नियर बाय ओनर एजेंट मैनेजर, जो माइंस के नजदीक में जो ओनर एजेंट मैनेजर है उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई आप आपके पास भी रेस्क्यू 10% आप भेज दीजिए, हमको जरूरत पड़ सकता है। इन्फॉर्म द रेस्क्यू स्टेशन अबाउट द नेचर ऑफ ऑकरेंस, रेस्क्यू स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया था और बता दिया था कि ये हुआ है, जैसे इनंडेशन हुआ है या रूफ फॉल कर गया या फिर मान लेते हैं कि एक्सप्लोजन हो गया, तो इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्म द मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है, मेडिकल असिस्टेंस के लिए इन्फॉर्म करेंगे। और सेंड इन्फॉर्मेशन टू आरआई अबाउट द ऑकरेंस, साथ में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आरआई को बताएंगे कि भाई ये घटना घटा है, ठीक है। अब अगर मान लो कि सर ये छोटा मोटा चीज के लिए, तो मान लो मेजर डिजास्टर हुआ, जैसे आप देखे थे रानीगंज वाला में जो हुआ था, ठीक है, रानीगंज में जो बहुत हैवी रेस्क्यू रिकवरी वर्क दिखा है उस तरह होता है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, मेक ए ग्रुप ऑफ डिस्कशन, एक ग्रुप बनता है लोगों का डिस्कशन करने के लिए। इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, सीनियर ऑफिशियल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सीनियर ऑफिशियल जैसे जीएम साहब हो गए, ठीक है, और जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं सीनियर ऑफिशियल्स वो रहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीजीएमएस, डीजीएमएस के रिप्रेजेंटेटिव साहब जैसे आरआई साहब थे, आपको पता है, आपको रानीगंज मूवी देखे होगे या जाके देखना भी, आपको समझ में आएगा भाई कैसे डिस्कशन होता है, किन किन तरह के लोग थे। तीसरा, कंसर्न द रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू स्टेशन के जो हेड रहेंगे उनके बारे में रहेगा। और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन, एक धोती पहना हुआ भी आदमी दिखता होगा जिसको दत्ता बाबू उस मूवी में बोला गया है, तो आप देखे होगा कि उसके बारे में भी उनका भी जिक्र आता है, तो उनको भी रखना पड़ता है यूनियन वाले। क्यों, क्योंकि जो आम पब्लिक होता है उसको समझाने का काम यूनियन का होता है। जब आदमी नहीं आता है, आदमी लॉस हो जाता है, माइंस में खो जाता है, कहीं नहीं मिलता है, तो यूनियन का दायित्व बन जाता है कि भाई लोगों को शांत करना, ठीक है, और बाकी माइंस में और पैनिक सिचुएशंस ना हो, ताकि रेस्क्यू रिकवरी वर्क चल सके प्रॉपर तरीके से। तो ये यूनियन की ड्यूटी होती थी, इसलिए यूनियन को भी रखा जाता है वहां पे, ताकि पैनिक सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सके। नहीं तो कैसे काम होगा, जो आदमी का जान बच सकता है उनका जान कैसे बचेगा, लोग अफवाह में बात करते हैं, तो उस सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से सेट सब बन के ऑर्गेनाइज हो गया, रेस्क्यू टीम आ गया, रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेटर्स पहन के रेडी है। तो उसमें मेन जो होता है कौन होता है, याद रखना हमेशा, मेन होता है कौन, मेन होता है लीडर, लीडर होता है। और बाकी कौन होते हैं, जो लीडर के साथ रहते हैं 4 से 5 व्यक्ति, और मेन लीडर हो गया, यानी टोटल 6 व्यक्ति, 5 से 6 लोग। तो ये इसमें से जो लीडर का काम क्या है, मेन लीडर का काम केवल होता है ओनली और ओनली क्या करना, ठीक है, कोई फिजिकल वर्क नहीं करना, लेकिन ये क्या करेगा, रूफ एंड सपोर्ट जो है उसका जांच करेंगे, ठीक है। जितना जंक्शन से गुजरेगा लीडर, प्रत्येक जंक्शन में चौक से मार्क करेगा, यानी लीडर के पास चौक रहेगा और जंक्शन से मार्क करेगा कि भाई हम इस रास्ते से जा रहे हैं, ताकि वो भटक ना जाए। और क्या करेगा, लाइफ, जैसे मान लो कहीं पर मेरा एटमोस्फेयर क्लीन नहीं है, तो लाइफ लाइन को बिछाते भी जाएगा। लाइफ लाइन क्या होता है, एक धागा टाइप का रास्ता होता है, उसको बिछाते बिछाते जाएगा ताकि उसको पकड़ के वापस आ सके। मान लो धुआं, पूरा धुआं भरा हुआ, इसमें आदमी कुछ दिख ही नहीं रहा है, उसमें जाना है, तो आदमी चल जाएगा तो वापस कैसे आएगा, तो रास्ता भटक ना जाएगा भाई, दिख ही नहीं रहा वहां। तो वो लाइफ लाइन बिछाते बिछाते लीडर जाता है और बाकी लोग उस रास्ता को पकड़ पड़ जाते हैं, ताकि भटक जाए तो क्या हो कि उसको रास्ता पकड़ के वापस आ सके। ये लीडर का काम होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति जो अपरेटस पहन के जाता है ना, रेस्क्यू 10%, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, उसको बोलते हैं सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। एक होता है सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, ये वर्कर पहनता है, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, SCSR ये वर्कर लोग पहनते हैं, जो व्यक्ति काम करने आते हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 10% इस्तेमाल करते हैं, 2-2 घंटे वाला सभी के पास होता है। मेन होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। तो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस को पहनकर ये लोग जाएंगे वहां पे। इसको 20-20 मिनट में इसका प्रेशर को चेक करते रहना होता है, कि किसी व्यक्ति का प्रेशर कम तो नहीं हो गया, किसी व्यक्ति घट तो नहीं गया, तो ये सब चेक करना लीडर का काम है। और क्या है, लीडर किसी भी व्यक्ति को ये परमिट नहीं करे कि वो 1.5 घंटा से ज्यादा काम करे। 1.5 घंटा तक काम हो गया, लीडर सबको बोले चलो मेरे को जाना है वापस, जितना काम होना था हो गया, ठीक है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब रेस्क्यू रिकवरी वर्क स्टार्ट होगा उस समय लीडर सभी का ऑपरेटर्स को खुद से चेक करेगा। कितनों भी सुपरिंटेंडेंट साहब इंस्ट्रक्टर बोल दे कि नहीं सब तो ठीक है, हम तो चेक करके भेजे, फिर भी लीडर खुद से, जो लीडर है वो चेक करेगा, जो भी इसका साथ पहन रहा इक्विपमेंट सबको लीडर चेक करेगा और बोलेगा ओके हाँ ये इक्विपमेंट ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, वही इक्विपमेंट लोग पहन के जाएंगे। यानी उस समय चेक करना लीडर की जिम्मेवारी है, चाहे कितना भी ओके इक्विपमेंट मिले। ठीक है, तो कंपनी का चीज पे भरोसा नहीं करना क्योंकि मशीन है वो, तो उसको पहले लीडर चेक कर लेगा, उसके बाद ही जाकर ये होगा। तो ये सब चीज के बारे में ठीक। अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है कि सर तो क्या डायरेक्ट ऐसा होता है, डायरेक्ट इक्विपमेंट पहन के उतर जाते हैं? बोले नहीं, इक्विपमेंट पहन के रहते हैं लोग लेकिन जाते नहीं। वो लोग क्या करते हैं, माइंस में एक, जैसे जैसे मान लेते हैं भूमिगत खदान है, देखो जैसे कि इमेजिन करिए भूमिगत खदान है, ठीक है, भूमिगत खदान है, क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो धुआं धुआं, यहाँ से पूरा धुआं धुआं है, इधर इधर आदमी जा नहीं पा रहा, लेकिन हवा फ्रेश एयर के कारण कुछ दूर तक आदमी जा पा रहा है। कितना किलोमीटर, मान लेते हैं 500 मीटर तक आदमी जा पा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टेब्लिशमेंट होता है, उसको बोलते हैं FAB, फ्रेश एयर बेस। फ्रेश एयर बेस, लीडर लोग जाएंगे, जांच करेंगे भाई यहाँ पर फ्रेश एयर बेस है, एटमोस्फेयर उधर खराब है, यहाँ तक कोई भी जा सकता है। तो यहाँ से मेन काम होता है रेस्क्यू टीम का, RTP का, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का काम इधर होता है। और यहाँ से इधर जो काम होता है नॉर्मल वर्कर काम करते हैं, जो नॉर्मल वर्कर है माइंस के, वो सारे लोग यहाँ तक काम करते हैं। ऐसे कुछ सामान लाना, मान लो यहाँ पे स्टॉपिंग बनाना, तो यहाँ से यहाँ तक लीड, अब रेस्क्यू ट्रेन पर्सन ऊपर से ढोड़ो के लाएगा तो सब कहानी खत्म हो जाएगी, तो सारा तो थक जाएगा बेचारा वो। तो ईटा बालू जो भी चाहिए नॉर्मल वर्कर ला के हमें पहुंचा देगा, और रेस्क्यू टेन पर्सन यहाँ से ले आके जहां पर बिल्ड करना, मान लो यहाँ पर बनाना है स्टॉपिंग, यहाँ पर बनाने का काम कौन करेगा, जाके वो रेस्क्यू टेन पर्सन करेंगे। तो वहां पर बाकी लोग नहीं जाएंगे, वहां पे रेस्क्यू टेन। तो फ्रेश एयर बेस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये स्टेब्लिशमेंट क्या कहलाता है, फ्रेश एयर बेस। अब यहाँ समझते हैं कि फ्रेश एयर बेस में क्या क्या चीजें होती है। तो फ्रेश एयर बेस में होता है पहले वन सेट रेस्क्यू ट्रेंड टीम, टीम बोलेंगे, एक रेस्क्यू ट्रेन टीम रहेगा, एक सेट, ठीक है, एक ये रहता है। दूसरा क्या रहेगा, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसे कोई व्यक्ति को रेस्क्यू करके लेकर आया, उसको चेक करना ठीक ठाक है कि नहीं, उसको मान लो कि हमको देना है क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट एड करना है, तो कैसे होगा, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पे रखना पड़ता है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पे रहेंगे, मतलब डॉक्टर एक रहेंगे, सिंपल मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर रहेंगे। और क्या रहेगा, और रहेगा वन और मोर रिवाइविंग ऑपरेटर रहेगा। रिवाइविंग ऑपरेटर क्या होता है, रिवाइविंग ऑपरेटर मतलब होता है, मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई आदमी आया, ठीक है, उसका सांस नहीं चल रहा है, तो आप देखिए मूवी वगैरह में दिखाते हैं कि उसको मुंह में लगा देते हैं और गैस खोल देते हैं तो चलने लगता है, तो उसी को बोलते हैं रिवाइविंग ऑपरेटर या रिससिएटिंग ऑपरेटर। तो वो रहता है यहाँ पे। और क्या रहता है, फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, स्टेचर रहता है, CO डिटेक्टर रहता है, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स, CO डिटेक्टर, हाइग्रोमीटर और 2 फ्लेम सेटलिंग, हाइग्रोमीटर वगैरह सब रहेगा ना, हाइग्रोमीटर रहता है, ठीक है, और 2 फ्लेम सेटलर, याद रखना ये सब चीज को रखना पड़ता है वहां पे, ताकि रेस्क्यू रिकवरी वर्क हो पाए। यहाँ पर एक जो टीम आप देख रहे हो, वन सेट ऑफ रेस्क्यू 10%, ये रेडी रहेगा, इधर रेडी इक्विपमेंट के साथ रेडी रहेगा, कि जैसे ही वो व्यक्ति जो जा रहा है वो आएगा, हम तुरंत जाएंगे, उससे इंफॉर्मेशन लेंगे, तुरंत जाएंगे, ठीक है, ऐसा रहता है कंडीशंस। तो इस तरह से चीजें चलती है, इस तरह से काम होता है, ठीक। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा हो सर, अब जैसे मान लीजिए कि सर जो आदमी है वो तो मास्क लगा के जाएगा, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन है तो मास्क लगा के जा रहा है, तो बात कैसे करेगा आपस में, तो कुछ तो वो इशारे से बात करते हैं उंगली दिखा के, ठीक है, लेकिन जैसे कुछ आपस में अगर कुछ मतलब कुछ इंडिकेट देना प्रॉपर तरीके का, तो उसके पास हुटर रहता है, हुटर मतलब भोपू रहता है। आप पहले देखे होंगे बचपन में कि आपके घर के आसपास आइसक्रीम वाला बेचने आता था, उसके पास ऐसा एक भोपू रहता था, देखियो, पैक 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 बजता है ये वाला प्रेस करने से, देखो ऐसा भोपू टाइप का। तो वो वाला जो भोपो आप देखे ना, वो रहता है रेस्टोरेंट उन लोगों के पास, तो वो उसको बजाते रहते हैं, ठीक है। अब उसका मतलब है, क्या मतलब है, अगर कोई एक बार, इसको बोलते हैं हुटर, क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकल बोलते हैं हुटर, हुटर बोलते हैं ना, भोपो नहीं हुटर बोला जाता है। तो ये जो हुटर आप देख रहे हो, वो इसका बजाने का मतलब है, अगर कोई वन एक बार बजाया, नॉर्मली एक बार बजाया, इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रेस फील हो रहा है, द पर्सन फील डिस्ट्रेस एंड हेल्प वांटेड, उसको मदद चाहिए। कोई भी एक बार बजा दिया तो सब देखने रहे क्या हो गया इसको, ठीक है। कोई 2 बार बजाया, इसका मतलब रुकने के लिए बोल रहा है वो, 2 बार मतलब तुम्हारा हाथ में मिलकर बजाते नहीं रहना, उसका मतलब है कुछ, ठीक है। 3 बार बजाया तो क्या हो गया, रिट्रेट, पीछे चलो, 3 बार बजाया। 4 बार बजाया तो क्या है, एडवांस, आगे चलो, 4 बार बजाया। और 5 बार बजाया तो क्या है, कॉल फॉर अटेंशन, जैसे आपस में अगर बातचीत करना है तो 5 बार बजा देगा,
इसमें आओ आपस में बातचीत करेंगे आगे क्या करना है। फिर आपस में सारा से बात होगा कि भाई देखो ये टूट गया, सपोर्ट करना पड़ेगा, चाल दिखाएगा, बत्ती बार के देखो ये चाल खराब हो गया, चाल गिर सकता है, ठीक है, एक्सप्लोजन में यहाँ पे सपोर्ट का जरूरत यहाँ पर ये है, वो आदमी वहां पड़ा उसको उठाना, देखो आदमी वहां गिर रहा है। तो ये सब चीज के लिए बातचीत के लिए 5 बार होटल बजाएगा, उसके बाद ये होता है। ठीक। अच्छा, अब आदमी को जा रहा है तो उसके लिए रेस्क्यू ट्रेसिंग भी होता है, रेस्क्यू जिसको प्लान बोलते हैं हम लोग, तो रेस्क्यू प्लान भी रहेगा। और माइंस में सरफेस के ऊपर मोर देन 3 रेस्क्यू प्लान होना चाहिए। मोर देन 3 क्यों? 3 तो टीमें हैं, तो उन लोग को भी देना पड़ेगा और अपने भी रखना पड़ेगा, तो मोर देन 3 रखना पड़ेगा। ये सब चीज ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, और भी कुछ कुछ है, जैसे अब इस पे बात करते हैं हम लोग एक, कि इसमें ना एक और होता है शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल के बारे में पूछता है, जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे सारा शेड्यूल के बारे में, कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, तो ये सारा शेड्यूल्स एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई संदेह पूरा क्लास में कि सर ये दिक्कत हुआ? 1/3। अजय का सवाल था कि सर 5 रेस्क्यू 10% पे 3 नहीं रहेगा, 1/3 रहेगा ना? कोई सवाल? 2 हुटर का मतलब, अगर 2 बार कोई हुट बजा रहा है, इसका मतलब है क्या? क्या है इसका मतलब? हॉल्ट करना, रुकना, रुक जाना, रुकना मतलब होता है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि सर वो लोग जो जाते हैं नॉर्मल स्टेशन में और रूम में अलग से क्या क्या इक्विपमेंट रहता है, जैसे 2 आवर सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस 54 सेट रहता है, कहाँ पे? रेस्क्यू स्टेशन में। रिवाइविंग अपरेटस 12 सेट रहता है। होस पाइप 300 मीटर लंबा होता है। लाइफ लाइन 1 रोल होता है। और गाइडलाइन 1000 मीटर लंबा होता है। कहाँ पे? रेस्क्यू स्टेशन में। रूम में क्या होता है? 2 घंटे वाला सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटर 15 सेट होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस 6 सेट रहता है। लाइफ लाइन 1 रोल रहता है। और आपका गाइडलाइन 1000 मीटर रहता है। इस सब चीज को स्पेशली आप ध्यान दोगे। इसके अलावा शेड्यूल से सवाल पूछ सकता, तो शेड्यूल 1 में क्या था? रेस्क्यू स्टेशन में जो इक्विपमेंट रखेंगे अंडर रेस्क्यू रूल 11 का 1 में दिया गया है। इक्विपमेंट जो होता है रेस्क्यू रूम में, वो शेड्यूल 2 के तहत होता है। जहां पर कोई रेस्क्यू रूम नहीं है, वहां पर माइंस के सरफेस पे बोला जाता है कुछ इक्विपमेंट को आप रखिए, जरूरी इक्विपमेंट, उसका सूची, उसके बारे में जानकारी शेड्यूल 3 में दिया गया है। कोई भी जो अपैरेटस को टेस्ट कैसे करना है, एग्जामिन कैसे करना है, चेक कैसे होगा, फ्लो मीटर वगैरह का मंथली जो जांच होता है, सब मंथली जांच होता है ना, तो इसका शेड्यूल 4 में दिया गया है। जो रेस्क्यू ट्रेसिंग में सिंबल इस्तेमाल होगा, कि जो रेस्क्यू प्लान है उसमें कहाँ क्या दिखाना है, ऐसे सिंबल बनाए थे ना, बड़ा बड़ा तो पंप तो नहीं बना पाओगे, पाइपलाइन तो दिखानी, तो उसके लिए सिंबल होता है प्रॉपर। तो सिंबल के बारे में जानकारी कहाँ दिया गया? रेस्क्यू ट्रेसिंग वाला शेड्यूल 5 में दिया गया है। स्टैंडर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा कोई व्यक्ति का रेस्क्यू 10% का, तो शेड्यूल 6 में। कोर्स ऑफ ट्रेनिंग जो इंस्ट्रक्टर होता है इनिशियल वाला, 7 का पार्ट 1 और 7 का पार्ट 2 में होता है, रिफ्रेशर वाला। और फाइनली कोड ऑफ सिग्नल, जो आप कोड ऑफ सिग्नल पढ़े, 1 हुड, 2 हुड, 3 हुड, 4 हुड, तो ये जो आपने पढ़ा वो शेड्यूल 8 में दिया गया है। तो इस तरह से जो चीजें लगभग हो गया। एक दो चीज और आता है इसमें, एक और चीज आता है कि एक होता है आपका एक चीज और आता है ना, एक पूछता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्क्यू 10% एट रेस्क्यू स्टेशन। रेस्क्यू स्टेशन में कोई रेस्क्यू 10% को जो रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा? तो बाय सुपरिंटेंडेंट साहब होता है, बाय सुपरिंटेंडेंट कंसल्ट विद द मैनेजर, मैनेजर साहब के कंसल्ट से होता है। रेस्क्यू स्टेशन में कौन रेस्क्यू 10% रहेंगे? जो रेस्क्यू ब्रिगेड के रूप में रखा जाता है, तो किसके? सुपरिंटेंडेंट साहब कंसल्ट विद द मैनेजर से बातचीत करके ले रखते हैं। और जो भी व्यक्ति को चुना जाएगा वो कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल तक रखना होता है ब्रिगेड के रूप में। फिर 5 साल बाद उसको चेंज करना होता है। पर अधिकतर माइंस में आप देखोगे कि जो बने वो बहुत पुराने लोग बने, 5 साल के 15 साल हो गए, लेकिन वो ब्रिगेड के रूप में ही अभी तक जमे हुए हैं। तो ये सारे कुछ नियम्स रहे, ये सारे कुछ कानून रहा। ओवरऑल सारा चीज का जानकारी आपको मिल गया। एक चीज में आता है कि जो आप देखे होंगे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ना, स्मोक हेलमेट। स्मोक हेलमेट का आप नाम सुने होंगे। स्मोक हेलमेट में क्या होता है कि बहुत बार मान लो सामने रेस्क्यू रिकवरी वर्क करना है, तो उसमें स्मोक हेलमेट को पहन के लोग जाते हैं, उसमें बाहर के जरिए हवा को भेजा जाता है और एक व्यक्ति हेलमेट पहन कर, तो 2 व्यक्ति होता है। धोकनी टाइप का होता है। धोकनी आप देखे हो कैसा होता है? ऐसा आप देखोगे कहीं लोहा सोना लोहार का दुकान में गए होगे, तब देखेंगे कि वहां पर ना लोहार कुछ चक्की ऐसा चला रहा है, कुछ घुमा रहा है, और सामने पाइप से हवा जा रहा है, उसको धोकनी बोलते हैं। वैसा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, वो क्या स्मोक हेलमेट कहलाता है नॉर्मली। वो क्या होता है, एक बक्सा टाइप का अरेंजमेंट होता है, ऐसा एक बक्सा होता है नॉर्मली, उस बक्से में वैसा अरेंजमेंट होता है, और यहाँ से एक पाइप निकला रहता है ऐसा, इसमें एक हैंडल लगा होता है, ऐसा एक हैंडल होता है ऐसा, इस हैंडल को घुमा के आदमी इसको चलाता है।
ऐसे इसको चलाते हैं ऐसे, ठीक है। और ये पाइप लगा और आदमी को एक तो हेलमेट टाइप का होता है, आदमी को पहना देते हैं, मास्क टाइप का पहना देते हैं, वो व्यक्ति जाता है, ठीक है। तो अब इसको घुमाएंगे तो उसको सांस मिलेगा, ध्यान समझना। जैसे पाइप आया ना बाबू, इस आदमी को हम क्या किया, इसको हम लेगा पाइप को पहना दी, किसको, आदमी जो गया है इसको रिकवरी करने के लिए पहन के जा रहा है, ठीक। अब मान लो इसको हवा मिल नहीं रहा है, इसको हवा नहीं मिल रहा है, तो बताएगा तो कैसे बताए, खोल देगा तो फिर वो तो चल जाएगा जान से। तो उसको इशारा से बनाना होता है, तो क्या करता है, अंगूठा दिखाता है, अंगूठा दिखाता है। कैसे अंगूठा दिखाता है, अगर ज्यादा हवा चाहिए तो एक बार अंगूठा दिखाता है ऐसे, वन ठग, मोर एयर रिक्वायर्ड, हमको और हवा चाहिए और स्पीड में घुमाओ, ठीक है। अब ज्यादा ज्यादा भेज रहे तो उसको डिस्ट्रेस फील होगा, तो कम हवा चाहिए तो दो बार अंगूठा दिखाता है कि हवा कम करो, हमको ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो अब उसको जरूरत है कि भाई हमको बाहर निकालो, हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, तो तीन बार अंगूठा दिखाता है, हेल्प मी आउट, कि मैं खुद प्रॉब्लम में हूं, मुझे बचाओ यहाँ से। तो इस तरह से बातचीत होते हैं। तो आज एक क्लास में हम लोग पूरा को पूरा रेस्क्यू रोल टॉपिक कवर किए, यही प्रॉमिस था मेरा कि एक क्लास लगी पूरा खत्म करेंगे। खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ बचा है तो आप बता दो। जिस चीज को आपको पढ़ने में डियर फ्रेंड्स बहुत समय लग जाता है ना, हम लोग उस चीज को बहुत शॉर्ट में करवाते हैं, है ना, यही खास बात है क्लासेस का। एक लड़का मैसेज कर रहा है कि सर आप कैसे टीचर है, सर समझ में नहीं आता है। आप एग्जाम के समय ना सिर्फ वेट करना, जिस दिन एग्जाम रहेगी ना, आप इमेजिन नहीं करोगे ना कि एक क्लास में हम लोग माइंड्स रूल, देखो ये मैं डिटेल्स में पढ़ाया, आपको लिख के बताया, आप सोच के देखो कि एक घंटा का क्लास में सर लिख लिख के एक चीज को एक्सप्लेन किए हैं, हंस के खिलखिला के बात करके मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया, पूरा रेस्क्यू रूल खत्म हो गया। एग्जाम के समय में ना एक घंटा क्लास में ना आपको रेस्क्यू रूल, माइंस रूल, माइंस एक्ट, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, जितना रूल और एक्ट है सब एक क्लास में खत्म कर दूंगा, और बकायदा आपको याद हो जाएगा। सिर्फ एग्जाम आने दो, जिस समय रिवीजन करेंगे ना, आप सोच नहीं सकते कि आपकी एबिलिटी क्या हुई। बस वो एबिलिटी को डेवलप करना अपने अंदर, ठीक है, वो एबिलिटी, वो क्षमता को डेवलप करना है। एग्जाम आने दो ना, देखो ना आप क्या, मतलब आप खुद तहलका मचाओगे, बस वेट करो एग्जाम का, ठीक है। चलो, तो आज, अच्छा आज 22 दिसंबर, आज 22 जनवरी है, कल सरस्वती पूजा है, आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। कल क्लास देखता हूं, अगर होगा तो कल क्लास ऑफ कर देंगे, क्योंकि सरस्वती पूजा भी है और घर के आसपास बहुत सारे लोग अपना बड़ा बड़ा वो गाना बजाने के लिए सिस्टम लेकर आए हैं, तो बहुत ज्यादा साउंड रहेगा। अगर उस कंडीशन में अगर लगा, आज तो नहीं बज रहा है खैर, अगर लगा कि पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाने लायक है, तो मैं क्लास ले लूंगा, और लगा कि नहीं बहुत ज्यादा शोर साउंड है, शोर शराबा है, तो क्लासेस कल ऑफ कर दूंगा। मैं आपको इसकी सूचना कल ग्रुप में दे दूंगा। ज्यादातर चांस है क्लास ऑफ कर देना, क्योंकि पूजा वूजा के दिन है, लोग भी, आप भी हो सकता है शायद सरस्वती माँ से इस बार उपवास रखे होगे कि सर उपवास है मेरा आज, तो ठीक है। तो अच्छी बात है, आप भी पूजा पाठ करो, एक दिन निश्चिंत होकर रहो, मन को शांत करो, घूमो फिरो, इंजॉय करो, ठीक है। जो आपको पसंद आता वो करो, नॉट दैट एंजॉय मतलब होता है कि आपको जो पसंद आता वो, ये नहीं कि आपका मन में ठीक रुचि नहीं ना आप वो करने चले, वो गलत है। आपको जो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं सर हमको अच्छा लगता है दोस्त के साथ घूमना, कहीं जाना हो, तो वो करो, एक दिन पूरा अच्छे से एंजॉय करो, अगला दिन फिर से पढ़ेंगे। अब एक दिन में किताब खत्म हो जा रहा तो कितना टाइम लगेगा आपको बाकी सब चीज पढ़ाने में हमको। वैसे भी आपको पता है कि हम लोग बहुत क्या बोलते हैं कि ऑप्टिमम तरीके से और अच्छे तरीके से कवर कर ही रहे हैं, ठीक है ना, तो ओवरऑल चीजें बेस्ट होगी। और आप लोग को फिर से कहेंगे कि जो भी सजेशन होगा और जो भी चीज होगा उसको प्लीज करके मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैसेज करना, बताना कि सर ये मेरा सजेशन है, ये सवाल है, ये भी जो भी रहेगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का सेशन, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। सभी को बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके, सभी को बाय। चलो, किसी के मन में कोई सवाल छूट गया हो तो प्लीज मैसेज कर देना। वैसे मैंने काफी धीरे धीरे पढ़ाया है, ठीक है ना, वैसे तो उम्मीद कम है पर फिर भी चलो, एकदम एकदम। नेक्स्ट एग्जाम ना जब भी होगा ना, हम लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे, और हम लोग का इस बार तैयारी उस लेवल का है कि देखो आपका सर्कुलर, न्यूमेरिकल, हर चीज को हम लोग टारगेट मिली है, किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे, और इतना अच्छा से करेंगे ना, चाहे जितना भी सीट आए, जहां पर भी आए, जो मेरे साथ जुड़कर डायरेक्ट तैयारी कर रहा है ना, उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि आप मेरे ऊपर भरोसा कियो, जैसे भी हो। अगर उस भी जरूरत पड़े मुझे ड्यूटी से छुट्टी लेने की, जैसे कि मैं पिछले बार भी लिया हूं, बहुत बार लिया हूं,
पढ़ाने के लिए तो मैं छुट्टी ले लूंगा, लगा दूंगा कि आपका भविष्य का सवाल है। ठीक है, ये मैं आप देखो, पिछले बार भी देखे होंगे जो बच्चे क्लास के होंगे कि भाई सर अलग रौद्र रूप में रहते हैं पढ़ाते समय, जब एग्जाम का शेड्यूल आता है, एग्जाम का नोटिस आता है तो वो चीज इस बार आपको देखने को मिलेगा। पर फिर भी हम कहेंगे एक बात कि अगर कोई बच्चा को अभी भी लगता है कि सर ये कंटेंट नहीं हुआ है, वैसे तो लगभग सब कंटेंट हम पढ़ा है, रिवीजन चल ही रहा है सबके ऊपर। जैसे आज हम लोग रेस्क्यू रूल के ऊपर रिवीजन किए, तो सब कंटेंट पढ़ा के रिवीजन चल ही रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगा कि सर ये कंटेंट नहीं हुआ है, छूटा हुआ है, तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना कि सर ये कंटेंट, हमको लग रहा है कि आज की डेट में 99.99% आपका कंटेंट कवर अप हो गया, माइनिंग का जो भी है। ठीक है, जो नजर में आता, अब ऐसा कंटेंट जो नजर में नहीं आ रहा तो उसके लिए कोई माँ बाप नहीं है ना। तो ठीक है, फिर भी जो बेस्ट होगा हम लोग करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट में हम लोग, हाँ, तो एक हो गया इसके बारे में रिवीजन। तो एक नहीं, एक क्लास हम लोग कर लेते हैं ना, नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं, और इस पर मैं रैपिड रिवीजन करवा देता हूँ, या मिला जुला के सब रिवीजन कर लेते हैं एक क्लास। उसके बाद हम लोग एक क्लास में VT रूल और इलेक्ट्रिसिटी रूल दोनों खत्म कर देंगे। ठीक है, VT रूल, क्रेच रूल, इलेक्ट्रिसिटी रूल जितना है एक ही क्लास में सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास का वेट करना, नेक्स्ट क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास, एक क्लास में पुराना वाला फिर से रिवीजन करवा देंगे, पुराना पढ़ना जरूरी है। उसके बाद फिर हम लोग फिर से खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो सभी को बाय, गुड नाइट, आप सुबह।